हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। होप कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर जोएल लीडर और बाकी सारे स्क्वाड्रन के लीडर मिलकर आंग से पूछते हैं कि आंग, क्या तुम एक डीमन हो। अब यहाँ पर आंग थोड़ी एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है कि मैं एक डीमन, आप लोग ये कैसा मजाक कर रहे हैं। मैं और सितुल ये तो बस पता नहीं कैसे न कैसे करके उस वन फिन डीमन से बचकर आ गए थे। अब ये बातें सुनकर जोएल लीडर कहता है कि वन फिन लेवल के एक डीमन को तो टंग टंग और दादा जिले ने मार दिया था, लेकिन बात रही दूसरे डीमन की, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब वो मारा गया और मुझे लगता है कि उसे तुमने ही मारा है। इसलिए अब शांति से बताओ कि तुमने सितुलियो को और खुद को उस डीमन से कैसे बचाया। अब जोएल की बातें सुनकर यहाँ पर आंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मनी मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि मैंने उसे मारा था। लगता है इन लोगों को शक हो गया है कि मैं एक डीमन हूँ। डीमन को घबराता हुआ देख जोएल थोड़ा और शक्की बन जाता है और वो उससे और पूछने लगता है कि अगर तुम एक डीमन नहीं हो तो तुम उन डीमंस के बीच से ऐसे बचकर कैसे बाहर आ गए। अब जोएल की इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और वो मनी मन में सोचने लगता है कि क्या अब मुझे इन लोगों को अपना सीक्रेट बता देना चाहिए कि मैं ही एक डीमन हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे इनको बता दिया तो पक्का ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे और अगर इन्हें मैं बता भी दूंगा कि मैं एक डीमन हूँ तो ये लोग मुझे इंसान नहीं बल्कि एक डीमन की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तो और वो डीमन किंग भी मेरे शरीर के अंदर अपना घर बना चुका है। यहाँ पर आंग ये सब मन मन में सोच रहा होता है तो जोएल लीडर अपनी नाइफ को बाहर निकालता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही शांत रहोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब भाई साहब इतना दिक्कत तो यहाँ पर आंग की और फटाने लग जाती है और अंदर ही अंदर वो और डरने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इन लोगों के साथ फाइट करना चाहिए। अब इनकी इतनी गर्मा गर्मी देखने के बाद दादा जिले कहती है कि शांत हो जाओ जोएल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी दादा जिले बताती है कि कोई डीमन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म तब हो सकता है जब वो 4 फिन लेवल का होता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंग अभी 4 फिन लेवल का है। और अगर ये 4 फिन लेवल का होता भी तो ये हमारे सिटी में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसकी बातें सुनकर अब हमारा टंग टंग लीडर भी बताता है कि हाँ ये बात तो सही है और एक और बात, डीमंस के अंदर बिल्कुल भी भावना नहीं होती और वो टीम वर्क को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और वो एकदम सेल्फिश और रूथलेस होते हैं। इसलिए अगर ये डीमन होता तो ये सितुलियो को बिल्कुल नहीं बचाता और उसे वहीं पर मरने छोड़ देता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन है। इन दोनों की बातें सुनकर फिर जोएल कहता है अरे हाँ मुझे पता है कि ये डीमन नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। लेकिन तब भी तुम और उस सितुलियो उस डीमन से बचकर यहाँ पर आ कैसे गए, ये जानने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर टंग टंग लीडर भी कहता है सितुलियो ने बताया कि वो वन फिल लेवल के साथ फाइट कर रही थी लेकिन उसके बाद उस डीमन ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और वो उसके बाद बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है और उसके बाद जो भी हुआ वो तुम्हारे ऊपर ही था आंग। तो अब तुम सच सच हमें बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुमने ही सचमुच वन फिल लेवल के डीमन को मारा था। अब दोस्तों इनकी बातें सुनकर यहाँ पर अब आंग थोड़ा झूठ बोलता है और वो अपनी मन में एक कहानी बनाकर उनको कहता है कि हाँ मैंने ही उस डीमन को हराया था। मैंने अपने डीमन कोर पर कॉन्सेंट्रेट करके उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करा और उससे मुझे जो भी पावर मिली उसे मैंने उस डीमन को हरा दिया। देखो मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ और हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी ही डेवलप हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरे को भी नहीं पता। मैंने बस डिमोनिक कोर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करा था और अपनी छाती में महसूस करा था, जिसके बाद मैंने उस कोर की स्ट्रेंथ को एक यूजफुल वे में अटैक करके उस डीमन को हराया था। सरल शब्दों में कहूँ तो मेरे पास मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब आंग की बातें सुनकर यहाँ पर दादा जिले थोड़ा हैरान हो जाती है और वो थोड़ा सोचने लगती है कि अगर इसने अपनी डिमोनिक पावर को अब्जॉर्ब करके ऐसा एनर्जी जनरेट करा है तो शायद ये सच बोल रहा है। लेकिन ऐसा करना तो बहुत हाई लेवल का होता है, ये तो सिर्फ हम जैसे स्क्वाड्रन के लीडर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंग मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मेरा यकीन करेंगे। जिसके बाद ये तीनों लीडर आपस में थोड़ा खुसफुसा के बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वो लीडर कहता है क्या सच में तुम इतने बड़े जीनियस हो। तो उसकी बातें सुनकर यहाँ पर अब टंग टंग भी कहता है कि अगर सच में ये इतना बड़ा जीनियस है तो पिछले जो उस गुफा में जो वो डीमन मरा था तो उसको भी इसने ऐसे ही मारा होगा। अब इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर आंग और झूठ बोलने लगता है और वो कहता है कि हाँ पिछले केस में मैंने उस डीमन को ऐसे ही मारा था। मैं पावर को ऑब्जॉर्ब करके और अपने कोर को और पावरफुल बना के उन डीमन को खत्म करता हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब इनकी बातें सुनकर यहाँ पर स्क्वाड्रन के लीडर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो ये सब सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो सच में ये उस डीमन को हरा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जीनियस है कि वो इस पावर मूव को यूज कर पाए। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर टंग टंग लीडर आगे आता है और वो कहता है कि चलो आंग, चलो देखते हैं कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। आओ मैदान में उतरो और मेरे साथ एक फाइट करो। अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो और तुम अपने डिमोनिक कोर को एक्टिवेट कर सकते हो। अब टंग टंग लीडर कितना बोलते हैं दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर ये टंग टंग लीडर और आंग आमने सामने होते हैं। जहाँ पर हमारा आंग कह रहा होता है इनको अभी भी मेरे ऊपर डाउट है, चलो इनका डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी ओर टंग टंग लीडर भी अपनी पूरी पावर के साथ रेडी होता है और वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। टंग टंग को इतना सीरियस होकर देखकर यहाँ पर आंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि सर जी मैं आपके ही टेक केयर में हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से।
टंगटंग लीडर को इतना सीरियस होकर देख के यहाँ पर आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपनी डिमोनिक पावर का यूज़ करना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि टंगटंग लीडर बड़ी स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो यहाँ पर टंगटंग लीडर के वार से पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। और ये देखकर यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। टंगटंग को देखकर यहाँ पर ज़ैले भी कहती है कि हे टंगटंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, कहीं तुम उसको जान से मत मार देना। उसके इतना बोलते हैं यहाँ पर फिर से टंगटंग लीडर आंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना पंच उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर आंग कहता है कि अब मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहते वो वहाँ से हट जाता है और टंगटंग के पंच को डॉज कर देता है। लेकिन यहाँ पर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है और वो रुकने वाला नहीं होता है और वो अचानक से पीछे से आकर आंग की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़ोर से दबाने लगता है। ये देखकर आंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि इसकी पकड़ तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, इससे तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद टंगटंग लीडर आंग को बहुत दूर फेंक देता है और फिर आंग के पास आकर कहता है कि बस तुम में इतनी ताकत थी, ऐसे में तो तुम अपने आप को जीनियस नहीं कह सकते आंग। अब दोस्तों यहाँ पर आंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सर, आपको मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए था। और ये कहते ही अब वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अब यहाँ पर आंग ग्रेट वॉरियर आंग की तरह बिहेव करने लगता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि याओ टैंग, तुम अभी भी मेरे आंखों के सामने बच्चे ही हो। और अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि आंग का शरीर बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसका डिमोनिक कोर भी बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर से फिर से ऑरा निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑरा रहता है वो डिमोनिक ऑरा नहीं रहता, जिसे देखकर यहाँ पर सारे लीडर हैरान होते हैं। इसके बाद आंग याओ टैंग के सामने आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है। और ऐसा कहते वक्त हम देखते हैं कि आंग के पीछे से उसका पास्ट लाइफ का जो रूप होता है वो हमें दिखता है, जिसे देखकर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 21 की स्टार्ट होती है और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा आंग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हमारा आंग कहता है कि मैं अपनी डिमोनिक पावर को अपनी कोर की मदद से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे इन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और जब तक मैं उस डिमोनिक कोर को यूज़ करता रहूँगा तब तक मेरी बॉडी की पावर और बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आंग कितना बोलते ही हमें पता चलता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो लेवल अप हो रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर दादा जिले और जोय लीडर हैरान होते हैं। और जोय लीडर कह रहा होता है कि क्या तुम महसूस कर सकती हो कि उसका सिंक्रोनाइजेशन कितना ज़्यादा लेवल अप हो रहा है। दूसरी ओर हमारा टंगटंग लीडर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका सिंक्रोनाइजेशन तो पक्का 40% से ऊपर ही होगा और तो और वो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे याद है सेतुलिया एक ऐसी वॉरियर थी जिसका सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 39% था, लेकिन इस आंग ने तो उसके परसेंटेज को भी तोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर ये सब सोच ही रहा होता है, जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि हे सर, आपको ऐसे फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कहते ही वो उसकी तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको एक जोरदार पंच मारता भी है, जिसे हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर लेता है और कहता है कि इसकी पावर सच में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पलक झपकते ही हमारा आंग दोबारा एक और अटैक करता है और वो घूमकर एक लात से टंगटंग लीडर को अटैक करने की सोचता है, लेकिन उसे भी हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर देता है। और अब यहाँ पर टंगटंग लीडर कहता है कि वेरी गुड किड, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुमने मुझे पंच मारा जिसे मैंने ब्लॉक करा और जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो तुमने लोअर किक मारी। ये अटैक बहुत ज़्यादा क्लेवर वाला था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तुमसे। ये सब फिर से टंगटंग सोच ही रहा होता है कि दोबारा यहाँ पर आंग तीसरा किक उसको मारता है, जिसे फिर से हमारा टंगटंग लीडर डॉज करता है। और ऐसे अटैक को देखकर यहाँ पर जोय लीडर भी हैरान होता है और वो कहता है कि वो ऐसे सीरीज ऑफ अटैक कैसे कर रहा है, आखिर वो इतना सारा एक्सपीरियंस लाया कहाँ से है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रोफेशनल वॉरियर है। अब यहाँ पर दादा जिले और जोल ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से सितुलियो के फादर आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जोय लीडर उनको बताता है कि अरे आप यहाँ क्यों आए हैं सर, हम तो बस यहाँ पर ऐसे इस बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे थे और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आपके इस ग्राउंड में थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो गया। जिसे देखकर वो कहता है कि ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। तो जोय लीडर कहता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसके पैसे टंगटंग भरेगा। अब यहाँ पर ये सब सीरियस हो जाते हैं और यहाँ पर अब सितुलियो का फादर पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसने ग्रेटेस्ट सोल्जर के ऊपर अपना नाम रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये टंगटंग के खिलाफ लड़ कैसे ले रहा है। मुझे याद है कि जब टंगटंग छोटा था तो उसको मैंने ही ट्रेनिंग दी थी और वो सबसे ज़्यादा माहिर हुआ करता था, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात हो या किसी और चीज़ की। टंगटंग लीडर को मैंने ट्रेन करा है, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही अटैकिंग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टंगटंग उस बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी लेसन देगा। लेकिन दोस्तों हमें पता है यहाँ पर दूसरी तरफ तो कुछ और ही मामला होता है और हमारा यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाइट बैक कर रहा होता है। और वैसे भी हमारा आंग ग्रेटेस्ट वॉरियर रह चुका है, इसलिए उसे टंगटंग लीडर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंग बैक फ्लिप मार के अपने हेड से टंगटंग को बहुत ज़ोरदार हिट मारता है, जिसे देखकर यहाँ पर सितुलियो का फादर और ये दोनों लीडर भी हैरान हो जाते हैं। हेड पे चोट लगते ही यहाँ पर टंगटंग लीडर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका मौके का फायदा उठा के हमारा आंग फिर से दोबारा उस पर बिना समय गवाए अटैक कर देता है।
लेकिन टंगटंग भी यहाँ पर अब जल्दी से रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो आओ देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। यहाँ पे ज़ोइल लीडर भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि टंगटंग उसके अटैक को अब रोक पाएगा। अब यहाँ पर आंग उस पर अटैक करने जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही हमारा टंगटंग लीडर जमीन पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर जमीन शैटर हो जाती है। उसे देखकर आंग कहता है कि अच्छा ये अटैक और डिफेंड एक साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ी सी डीमन पावर का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग अपने हाथ से उस डीमन की पावर का थोड़ा यूज करता है और वो भी वहाँ पर जमीन पर अटैक करता है जिससे वहाँ पर जमीन शैटर होने लगती है और जमीन के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े टंगटंग लीडर को आके लगने लगते हैं जिससे टंगटंग लीडर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आंग अब कहाँ पर है। जिसके बाद आंग उसके पीछे से आता है और उसकी इस मूव को देखकर यहाँ पर ये दोनों लीडर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दादा जिले भी कह रही होती है कि टंगटंग के मूव को वो उल्टा उसी पे यूज कर रहा है। लीडर्स की बात सुन के यहाँ पर सितुलियो का फादर कहता है कि ऐसा नहीं है, इस मूव से मैं बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ हूँ, मुझे याद है ये मूव सिर्फ टंगटंग नहीं बल्कि और किसी को भी आता था और अब मुझे ऐसा लगता है कि याओ टैंग ने उस मूव को खो दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ याओ टैंग और आंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बहुत भयंकर सी लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंग एक पंच याओ टैंग के साइड में मारता है जिसे देखकर टंगटंग लीडर हैरान होता है और वो कहता है कि इसने जानबूझ के मेरे को छोड़ दिया। जिसके बाद आंग अब अचानक से अपनी डिमोनिक पावर को कम कर लेता है और एक स्माइल देता हुआ कहता है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद मामला शांत हो जाता है और हमारा टंगटंग लीडर भी थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि आंग ने जो पंच मारा था उस पंच में इतनी ताकत थी कि वहाँ उस पीछे दीवार पर उसकी पंच की पूरी छाप छूट गई होती है और उस छाप को देखकर यहाँ पर सितुलियो का फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर ये वो बच्चा है तो ये हो सकता है। और इसके आगे जैसे वो कुछ और आगे बोलते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तोमो, स्नो और सितुलियो आ जाते हैं और कहते हैं कि डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जब वो लोग वहाँ पर आकर देखते हैं उन्हें भी वो ग्राउंड पूरा टूटा फूटा दिखता है। जिसके बाद आंग कहता है कि अरे हम तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर ज़ोइल लीडर आता है और टंगटंग से कहता है लगता है कि तुम हार गए। लेकिन यहाँ पर टंगटंग लीडर मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो बस करके जवाब दे रहा होता है। आंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि टंगटंग लीडर सिर्फ डीमन से लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है वो पहली बार किसी इंसान से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सुन के सितुलियो का फादर हंसने लगता है और कहता है कि चलो चलो अब बहुत हुआ, अब चल के हमें अपना डिनर करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आंग और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर सितुलियो का फादर आंग को जाता हुआ देखकर उसके बारे में सोचने लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो तभी वहाँ पर सितुलियो को रोकता है और उसे कहता है कि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। अब ये सुनकर यहाँ पर सितुलियो थोड़ा शर्मा जाती है और उसके साथ वो हैरान भी होती है और यहीं पर हमारा दोस्तों ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग होती है और हम डिनर हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर सबके हाथ में जाम होता है। और यहाँ पर अब सितुलियो का फादर कहता है कि आप लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने उस डीमन वेव से फाइट कर हम लोगों की रक्षा करी, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और तो और ये जो यंग मैन है जिसका नाम आंग है, तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा अलग से धन्यवाद कहता हूँ। इतनी तारीफ सुनने के बाद आंग कहता है कि अरे ये तो मेरा फर्ज था कि मैंने आपकी मदद करी, आपको मेरे को शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग एक जाम पीने लगता है जिसे देखते ही टंगटंग लीडर उसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू ड्रिंक करेगा। ये सुनते ही आंग कहता है कि मैं 18 साल का कब का हो चुका हूँ और आप ये कैसे भूल गए कि वॉरियर बनने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अब इनको देखकर यहाँ पर हमारी दादा जिले कहती है कि टंगटंग को बस अपना बदला लेने के लिए मौका चाहिए होता है। जिसके बाद वहाँ पर सब हंसने लगते हैं और अब यहाँ पर सितुलियो अपने फादर को देखकर थोड़ा गुस्सा होती है और शर्मा भी रही होती है और फिर वो वही बात याद करने लगती है जहाँ पर उसके फादर ने उसे आंग से शादी करने के लिए कहा था और बताया था कि वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड लड़का है और उसमें बहुत ज़्यादा ही पावर है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम उससे शादी करते हो, तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत इज्जत की बात होगी। अपनी फादर की बातें सुनकर यहाँ पर सितुलियो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती है और गुस्सा भी कर रही होती है और साथ ही साथ वो उस बात को याद करने लगती है जब आंग ने उसके टी शर्ट को पकड़ के खींचा था। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारी तोमोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और स्नो भी यहाँ पर आंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है आंग, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब इसकी बातें सुनकर यहाँ पर टंगटंग लीडर कहता है कि इस बच्चे के पास कोर का बहुत अच्छा ही पोषण स्ट्रेंथ है और उसकी मदद से ये अपने स्ट्रेंथ को टेम्परेली इंक्रीज कर सकता है। टंगटंग की बातें सुनकर अब यहाँ पर दादा जिले भी ज्ञान देती है और वो बताती है कि हम स्क्वाड्रन के लीडर को पता है कि हमारे अपनी पावर को कैसे यूटिलाइज करना है और कब कितनी पावर की यूज़ करनी है, लेकिन ये पावर को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है, समय आने पर ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो जाते हैं। और तो और आंग अभी एक नया ही वॉरियर बना है, उसके पास ये पावर आ गई है और अगर सही से अगर उसने इस पावर का यूज़ नहीं करा तो वो उसकी बॉडी के लिए घातक साबित हो सकता है।
इसलिए उसे अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो उस पावर को संभाल सके। अब दादा ज़िले की बातें सुनकर जोएल कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उसने टंग टंग लीडर को हराया है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काबिलियत से भरा पड़ा है। इन सब की बातें सुनकर हमारा आंग भी मन में सोच रहा होता है कि अगर क्या होगा मैं इन लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 डिमोनिक कोर को अब्जॉर्ब कर रखा है, और तो और मेरे अंदर एक डीमन किंग भी है जो 8th फिन लेवल का है। इतनी एनर्जी को इस बॉडी ने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रखा है। अगर मैं ये इनको बता दूंगा तो ये लोग डर के मारे हैरान हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि अरे हाँ, मुझे अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी पावर को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। जिसके बाद तोमोई फिर से उसकी फ़ोटो खींचने लगती है और कहती है तुम्हारे पास तो सच में बहुत अच्छी एबिलिटी है, एक फ़ोटो तो इसके लिए बनती है। दूसरी ओर सेतुलियो भी शर्मा रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि सच में ये इतना पावरफुल है और इसके पास ये एबिलिटी आई कैसे। लेकिन खैर जो भी हो, इसने मेरी जान बचाई है। अब इन सब के बाद टंग टंग लीडर कहता है चलो अब इन बातों को छोड़ो और मुद्दे पे आते हैं। तुम दोनों ने एक रूल तोड़ा था, तुम रात के वक्त सिटी के बाहर गए थे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो बनती है, लेकिन दूसरी ओर तुम दोनों ने उस 1 फिन लेवल के डीमन को भी मारा था, इसलिए चलो मैं तुम्हारे पनिशमेंट को माफ़ करता हूँ। अब ये सुनकर सेतुलियो और आंग चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ पर दादा ज़िले कहती है कि अब तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है और तुम्हारी टीम अभी भी लीडर बोर्ड में बहुत नीचे है। ये सुनते ही आंग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारा काम है कि अपनी टीम को टॉप पर लाना। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर सारी टीम एक एक करके ए रैंक की मिशन कर रही होती है और वो ज़्यादा पॉइंट को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, और इसी के साथ हमारी आंग की टीम पॉइंट्स के लिए फाइट कर रही होती है। अब कुछ देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ आंग की टीम एक प्लान बनाती है और वो यहाँ पर ब्लैक गन टीम के पास आते हैं, जहाँ पर अब हम देखते हैं ब्लैक गन टीम का जो कैप्टन होता है ये कहता है कि क्या तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। और वो फिर आंग को कहता है कि क्या तू भूल गया कि पिछली बार हमारी लड़ाई में तूने मुझे घुसंड मारी थी जिसे मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, उसका मुझे बदला लेना है। जिसे सुनकर अब यहाँ पर आंग और उसकी टीम कहती है कि तुम्हें जो बदला लेना हो वो बैटल में ले लेना, हम यहाँ पर तुम्हें 10 पॉइंट्स के लिए चैलेंज करने आए हैं, वो भी सोलो बैटल के लिए, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। ये सुनते ही ब्लैक गन टीम का कैप्टन तैयार हो जाता है और कहता है 10 पॉइंट्स, चलो सही है, तुम लोगों को सबक सिखाने के साथ साथ मुझे 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरी टीम भी। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों टीम अपनी बैटल के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम टाउन बैटल अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो सब के सब सिर्फ ब्लैक गन टीम की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लोग तो सीनियर है और ये जूनियर को तो बड़े आराम से हरा देंगे, लगता है ये जूनियर टीम वाले पागल हो गए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग और ब्लैक गन टीम का कैप्टन खड़ा होता है, जहाँ पर आंग कहता है कि तुम तो अपने टीम के कैप्टन हो ना, तो तुम रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो अपने टीम को। तो ब्लैक गन का कैप्टन कहता है कि तूने सेतुलियो को भेजा है और वो एक लड़की है, इसलिए मैं एक लड़की के साथ तो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी टीम की वाइस कैप्टन को भेजा है ताकि 2 लड़कियों के बीच में फाइट हो और तुम लोग बहाने ना बनाओ कि मैंने किसी लड़की को हराया है। और वैसे भी मैंने जिसको भेजा है वो इतनी पावरफुल है कि वो अकेले ही तुम्हारी टीम को हरा सकती है। ये सुनकर हमारा आंग स्माइल करता है और कहता है चलो देखते हैं, लेकिन तुम मत भूलना कि हमारी जो कैप्टन है वो किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बैटल शुरू होता है और सेतुलियो कहती है मैं इस बैटल को बड़ी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए लाओ 10 पॉइंट मुझे जल्दी दे दो। जिसके बाद सामने खड़ी लड़की कहती है कि तुम्हारा ही नाम है सेतुलियो और तुम सीतू फैमिली की हो ना, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, चलो आज तुम्हें हराकर मैं अपना नाम कमाऊंगी। और दोस्तों उसके इतना कहते ही हमारी सेतुलियो पहला अटैक करती है और वो आगे बढ़कर उसे पंच करती है, जिसे वो लड़की डॉज कर लेती है और कहती है कि इसके पास तो ग्रीन कोर है लेकिन तब भी ये ब्लू कोर की तरह इतनी स्पीड में कैसे अटैक कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेतुलियो ने अपनी ग्रीन पावर एनर्जी को उस लड़की के हाथ में टच कर दिया होता है और वो मन में कह रही होती है कि ये ब्लैक गन की टीम जो भी है ये अपनी टीम वर्क में बहुत ज़्यादा ही माहिर है, लेकिन अगर बात हो सोलो फाइट की तो ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सेतुलियो कितना कहती है हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ काम नहीं कर रहा होता है, जिस मौके का फायदा उठा के यहाँ पर सेतुलियो उस पर अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। सेतुलियो का अटैक देखकर ब्लैक गन का कैप्टन हैरान होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की ढेर हो गई होती है और हमारे सेतुलियो 10 पॉइंट्स को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और अब वहाँ अरेना का मूड बदल जाता है और सारे के सारे लोग सेतुलियो की तारीफ कर रहे होते हैं। सेतुलियो अरेना के बाहर आते ही उस कैप्टन से कहती है कि चलो अब जल्दी से 10 पॉइंट हमारे टीम को ट्रांसफ़र कर दो। जिसे सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा काबिलियत वाली हो, क्या तुम एक और राउंड मेरे साथ करोगी और इस बार हम 20 पॉइंट्स के लिए फ़ाइट करेंगे। अब भाई 20 पॉइंट्स के लिए तो सेतुलियो मना नहीं करेगी और वो हाँ कर देती है और कहती है कि क्यों नहीं, चलो फाइट शुरू करते हैं।
लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमारा आंग सितुलियो को रोकता है और कहता है कि तुमने कैप्टन होने के नाते अपना काम निभा दिया है, बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और दोस्तों आंग के ये कहते ही यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर सितुलियो 20 पॉइंट्स के लिए राजी हो जाती है और वो ब्लैक गन के कैप्टन को हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंग सितुलियो को रोकता है और कहता है तुमने कैप्टन होने के नाते अपना काम निभा दिया, अब मेरी बारी है, अब इसके आगे। तो दोस्तों चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लैक गन का जो कैप्टन होता है वो आंग को कह रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल लो, मैं सिर्फ तुम्हारे कैप्टन से फाइट करना चाहता हूँ। जैसे सुन के हमारा आंग कहता है कि ठीक है, तो तुम हमारे कैप्टन से लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ देना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम में इतनी ताकत ही नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, है ना? यही बात है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग उस कैप्टन को ट्रिगर कर रहा होता है और यहाँ पर ब्लैक गन टीम के जो मेंबर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे कैप्टन को उकसा रहा है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लैक गन का कैप्टन गुस्से में आकर तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी तुमने पिछली बार मेरे मुंह पे एक लात मारी थी, मुझे उसका बदला भी लेना है। पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे कैप्टन को हराऊंगा, और तो और मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे टीम मेंबर ही तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब दोस्तों ब्लैक गन के कैप्टन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नो तुमई को कहता है कि हे तुमई देखो हमारा आंग फाइट करने जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर तुमई अपना कैमरा ऑन कर लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फोटो खींचना शुरू कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आंग और ब्लैक गन का कैप्टन अरेना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन जो रहता है वो अपने हाथ में एक वेपन को डेवलप करता है और कहता है ये एक ऐसा ट्रेनिंग वेपन है जो एयर बुलेट्स को शूट करता है। इस गन के अटैक से तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन ये तुम्हें इतना ज्यादा दर्द देगा कि तुम्हें वो मौत की तरह ही लगेगा। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमारा आंग मन ही मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा तो उसके पास ट्रेनिंग बुलेट है। आज से 80 साल पहले जब मैं पहले फाइट किया करता था तब ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी और हमारी ट्रेनिंग तो बस ऐसे ही फाइट करके होती थी, लेकिन आज के समय में इनके पास बंदूकें भी आ गई है जिससे ये अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अब ये सब सोचने के बाद दोस्तों हमारा आंग ब्लैक गन के कैप्टन को कहता है कि चलो ठीक है, फाइट को शुरू करते हैं और ध्यान रखना कि तुम्हारा एम मेरे ऊपर सही से लगे। अब ये सुनते ब्लैक गन टीम का एक चेला ये मोटू जो रहता है ये कहता है कि अरे ये तो नया बच्चा है, इसे ये नहीं पता है कि हमारे कैप्टन का एम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स खड़े हैं उन सब में हमारे कैप्टन सबसे टॉप पर है और इनके एम को कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता है। अब इस मोटू के बोलने के बाद ब्लैक गन का कैप्टन कहता है कि चलो तुम मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वाले लग रहे हो, लेकिन अब तुम भी कोई एक वेपन चूज कर लो ताकि तुम बाद में ये ना बोलो कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें बुली करा है। अब उसके इतना बोलते ही हमारा आंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं अपने लिए क्या चूज करूं। पहले के टाइम पे मैं सिर्फ एक नाइफ का यूज करता था और उसी से ही मैं ट्रेनिंग भी लिया करता था, लेकिन अभी मेरे पास वो नाइफ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस फाइट को अपने मुक्के से ही लड़ूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा मुक्का इसके लिए बहुत ज्यादा ही काफी होगा। अब आंग की तरह बोलते ही यहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम अपने मुक्के से लड़ोगे? कैप्टन के साथ यहाँ पर उसके चमचे भी हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये मुक्के से लड़ेगा, आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है ना। अब दोस्तों आंग की बातें सुनकर ये ब्लैक गन टीम का कैप्टन हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरे अगेंस्ट अपने मुक्के से फाइट करोगे? इतना ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता बच्चे, मैं तुम्हें अभी भी एक और चांस दे रहा हूँ, चलो जाओ अपने लिए एक वेपन चूज कर लो। ब्लैक गन का कैप्टन तो जोर जोर से हंस के ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा आंग कान में उंगली डाल के कह रहा होता है अरे यार ये कितना ज्यादा बोलता है, मेरे ख्याल से इसके मास्क में एक साइलेंसर भी फिट कर देना चाहिए ताकि इसकी आवाज मेरे कान में न चुभे। यहाँ ब्लैक गन का कैप्टन एक ही चीज बार रिपीट कर रहा होता है और कह रहा होता है ये फाइट तो ऐसे होने वाली है जैसे कोई शेर एक खरगोश को पकड़ने वाला है। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा और तुम्हें मारकर तुमसे वो सारे पॉइंट्स 1 मिनट में छीन लूंगा। ये सुन के हमारा आंग भी एटीट्यूड में कहता है कि चलो फिर ठीक है, अपना बेस्ट देना। आंग को इतना कॉन्फिडेंट देखकर यहाँ पर उसके टीम मेंबर भी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्नो कह रहा होता है कि हे तुम्हें पता है कि आंग ने 1 फील्ड लेवल के डीमन को मारा था और तो और उसने स्क्वाड्रन लीडर याओ टैंग को भी बहुत टक्कर की फाइट दी थी। जिसे सुन के तुमोई भी कहती है कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ कि आखिर वो सच में इतना काबिल है। इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर सितुलियो भी मन मन में सोच रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या सच में आंग याओ टैंग लीडर को हरा चुका है? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें सच में इतनी ज्यादा ताकत है और शायद इसीलिए मेरे डैड मुझे कह रहे थे कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सितुलियो तो मन मन में ये सब सोच रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अरेना के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक गन टीम का जो कैप्टन रहता है वो बड़ी तेजी से साइड में जाता है और वो आंग के साइड में बड़ी स्पीड में दौड़ने लगता है और उसका प्लान ये होता है कि अगर वो आंग को दूर से ही शूट करेगा
तो वो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, इसलिए वो अपने लिए एक अच्छी पोजीशन ढूंढ के आंग को शूट करेगा जिससे उसे ज्यादा डैमेज होगी। ब्लैक गन के कैप्टन को देखकर सितुल यहाँ पर समझ जाती है कि उसका प्लान क्या है और यहाँ पर भी वो यही कहती है कि वो जानबूझ के आंग को दूर से शूट नहीं कर रहा है, वो एक अच्छी पोजीशन को ढूंढ रहा है जहाँ से वो आंग को एक खतरनाक अटैक देगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग आंखें बंद करके सोच रहा होता है और मनी मन में कह रहा होता है, अगर स्क्वाड्रन लीडर ने जब मेरी पूरी ताकत को देख ही लिया है तो अब मैं अपनी पावर को हाइड नहीं करूंगा और इनको दिखाऊंगा कि मेरी असली पावर क्या है। मेरा बस एक ही गोल है कि मुझे फर्स्ट प्लेस पे आना है। आंग कितना कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके शरीर में से वो डिमोनिक पावर और उसकी जो पिछले लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की पावर रहती है वो दोनों डेवलप्ड होने लगती है और आंग कहता है कि अब मैं अपने पुरानी ताकत को यूज करूंगा। आंग यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है और दूसरी तरफ ये ब्लैक गन का कैप्टन पोजीशन को ले लेता है और अपने बंदूक को आंग की तरफ तान देता है और उसे कहता है कि चलो अब तुम मरो, और ये कहते ही वो वहाँ पर ये बंदूक वो फायर कर देता है। जिसके बाद आंग अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है कि अब मैं अपनी डीमन पावर्स को भी यूज करूंगा, और ये कहते ही वो उस बुलेट को डॉज कर देता है। बुलेट को डॉज करते ही यहाँ पर आंग बड़ी तेजी से ब्लैक गन कैप्टन की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन अपने बंदूक को दोबारा रिलोड करने लगता है और रिलोड करते ही वो बहुत सारे बुलेट्स को आंग की तरफ फायर कर देता है और कहता है कि ये बुलेट इतनी ज्यादा तेज हैं कि अगर कोई ब्लू कोर का भी बंदा होगा तो वो इन बुलेट्स को डॉज नहीं कर पाएगा। खैर ये तो रेड कोर वाला है। दोस्तों यहाँ पर तो ये ब्लैक गन का कैप्टन ये सब सोच रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ आंग अपनी वाटर टाइप की पावर को यूज करता है और वो सारे बुलेट्स को धीरे धीरे डॉज करने लग जाता है और वो अपनी बॉडी को ऐसे रोटेट करके उन बुलेट को डॉज करता है कि जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं और इन दी एंड यहाँ पर आंग उस कैप्टन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब इन दोनों की फाइट के बीच में यहाँ पर ब्लैक गन का एक मेंबर कहता है कि वो बंदा कैप्टन के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कैप्टन की बंदूक में एक बहुत खास चीज है, वो बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और समय आने पर एक जोरदार फायर करता है जिसे कोई आम इंसान भी डॉज नहीं कर पाएगा। और वो आंग तो कैप्टन की एकदम बंदूक के सामने आ गया है, पक्का वो मरेगा। यहाँ पर दोस्तों वो इतना सोच रहा होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो वुड टाइप के डीमन की पावर को यूज करता है और उस कैप्टन के पैरों को नीचे से पकड़ लेता है जिससे वो कैप्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो आसमान की ओर फायर कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आंग उसके बंदूक को पकड़ के साइड कर देता है और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके जितने मेंबर होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और आंग यहाँ पर उसके बंदूक पर पैर रखकर कहता है कि चलो अब 20 पॉइंट जल्दी से मेरे हवाले कर दो। आंग को देखकर अब वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो डर भी रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या और इसने ये कैसे किया। दूसरी ओर आंग के दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तोमई तो फटाफट फोटो खींचने लग जाती है। हमारी सितुलियो भी मनी मन में सोच रही होती है, आंग ने तो अपने फुटवर्क का बहुत अच्छे से यूज करा है, आखिर उसने इसकी प्रैक्टिस कब की। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है आंग और उसकी टीम को ब्लैक गन की तरफ से 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं और उनकी काबिलियत को देखकर अब यहाँ पर बहुत सारे टीम्स उनको चैलेंज करने लग जाते हैं और उनसे फाइट करके यहाँ पर आंग और उसकी टीम बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और महीने के आखिरी में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर तोमोई और स्नो भी फाइट करके बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा करके लीडर बोर्ड के टॉप पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर इनकी टीम फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होती है, जहाँ में पता चलता है जो ये फाइनल कंपटीशन होगा ये टॉप 3 टीम्स के अंदर होगा। और इसी के बाद दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो डिमोनिक एवोल्यूशन बनवा के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आंग की पूरी टीम सभी टीमों से कम्पीट करने के बाद लीडर बोर्ड पे टॉप पर आ जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर हमारे स्क्वाड्रन के लीडर वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा जोएल लीडर कह रहा होता है कि टंगटंग की टीम जो सितुलियो वाली टीम है वो इतनी जल्दी टॉप पर कैसे आ गई, ये कोई बच्चे का खेल नहीं है कि 9 टीमों को हरा कर वो लोग इतनी जल्दी टॉप पर आ जाए। अब जोएल कितना कहते ही यहाँ पर हमारी दादा जिले कहती है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मिशन पूरा करके अपनी टीम को टॉप पर लाया है, उन लोगों ने आपस में बैटल करके भी पॉइंट्स को हासिल करे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए उन लोगों ने पॉइंट्स की बाजी खेली है। मेरे ख्याल से टंगटंग तुम्हें उन लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। अब दादा जिले कितना कहती हमारा टंगटंग लीडर कहता है कि आखिर मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला, उनको बस मिशन मिला था कि उनको टॉप पर आना है। अब चाहे वो जिस मेथड से भी ऊपर आए हो वो अपनी मेहनत से आए हैं। हम एक कंपटीशन के अंदर है जहाँ पर सबको टॉप पर आना है, तो उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं करा है। उन लोगों ने भले ही बैटिंग करी हो लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल सही करा। और एक बात और, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सितुलियो और आंग ही ताकतवर है, लेकिन मेरी नजरों से देखो तो यहाँ पर स्नो और तोमोई भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
अब टंगटंग की बातें सुनकर भी जोएल यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है ये एकदम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतने सालों के बाद कुछ ऐसा नया हुआ है कि कोई नई टीम इन पुराने टीम्स को टक्कर दे रही है और पहली बार फाइनल बैटल में परफॉर्म करने वाली है। अब दोस्तों जोएल कितना कहते ही यहाँ पर टंगटंग एक जगह पर आके पहुंचता है और वहाँ पर वो दरवाजा खोलता है, जिसके बाद हम एक अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ वॉरियर्स बैठे होते हैं और ये वो अदर्स 2 टीम्स होती हैं जिनका मुकाबला अब आंग की टीम्स के साथ होने वाला है। अब इन्हीं वॉरियर्स के बीच में यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 टीम्स बैठ रखी हैं, जहाँ पर ये जो पहली टीम है ये दादा जिले की टीम है और इस टीम का नाम है फ्लावर स्क्वाड। और इनके स्क्वाड की जो ये लीडर होती है ये कह रही होती है कि क्या कोई बिना नाम वाली टीम भी टॉप पर आई है और वो फ्रेशर बंदे हैं। आखिर ये कैसे हो गया कि कोई नई टीम हमारे टक्कर में पहुंच गई। आखिर ये टंगटंग लीडर अपने चेलों को खिलाता क्या है। अब उस लड़की कितना बोलते ही हम दूसरी टीम को भी देखते हैं जो स्क्वाड लीडर जोएल की टीम होती है और इसकी टीम का नाम होता है ब्रिलियंस स्क्वाड। और ये स्क्वाड भी यहाँ पर बैठकर सितुलियो की स्क्वाड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर अपनी टीम को देखते हैं जहाँ पर हमारी तोमोई एक्सरसाइज कर रही होती है और दूसरी तरफ स्नो भी तैयार होता है और वो कह रहा होता है कि वो दोनों टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है और तो और वो टीम पूरे हिलियस सिटी में बहुत ज्यादा फेमस भी है। मैंने तो ये भी सुना है जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन है वो हमारे स्क्वाड लीडर टंगटंग की जगह लेने वाला है। स्नो की बातें सुनकर अब यहाँ पर हमारा आंग स्माइल करता है और कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से वो लोग भी ताकतवर होंगे और इसका मतलब अब हमारा ये जो फाइनल कॉम्पिटिशन है ये बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग होने वाला है। आंग कितना बोलते ही अब यहाँ पर दादा जिले आती है और वो अपने टीम को आवाज लगाती है, जिसके बाद वहाँ पर उसकी फ्लावर टीम उसके पास आ जाती है और वो दादा जिले को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपने हमें पिछली बार बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया था, इस बार अगर हम फर्स्ट प्लेस पे आएंगे तो आप इस बार हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दीजिएगा। अब इस लड़की की बातें सुनकर यहाँ पर हमारी ब्रिलियंस टीम आगे आती है और उसका जो ये कैप्टन होता है वो कहता है कि क्या तुम लोगों को फर्स्ट प्लेस पे आने के बाद सिर्फ कपड़े चाहिए और तुम सिर्फ बी रैंक सिटी में कपड़े खरीदने ही जाओगे, वाह क्या लूजर बंदे हो तुम। अब यहाँ पर ये लड़की चिढ़ जाती है और वो उस बंदे को कहती है कि तुम्हें क्या पता कि हम लड़कियों के लिए कपड़े कितने ज्यादा मायने रखते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जोएल लीडर और टंगटंग लीडर एंट्री मारते हैं, जहाँ पर टंगटंग लीडर अपनी टीम को देखता है और वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तीनों स्क्वाड लीडर और तीनों टीम इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर उनको अब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और टंगटंग लीडर उनको बताता है कि तुम्हारा जो फाइनल कंपटीशन होगा वो 2 राउंड में होगा। पहला तुम्हारा टीम कंपटीशन होगा और उसके बाद तुम्हारा सोलो बैटल होगा और जो टीम उन दोनों को जीतेगी उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। टंगटंग के बाद दादा जिले भी कहती है कि एकदम सही कह रहे हो, जो टीम यहाँ पर अभी जीतेगी उनको हम ऐसा रिवॉर्ड देंगे जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जो टीम यहाँ पर अब जीतेगी उनको बी रैंक सिटी में 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए जगह मिलेगी, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं बी रैंक सिटी वो सिटी होती है जो सी रैंक सिटी से ज्यादा अच्छी होती है और वहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इसी तरह से ए रैंक की भी सिटी होती है जो उससे भी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लीडर्स की बात सुनकर यहाँ पर स्नो तोमोई से पूछता है अगर हम बी रैंक सिटी में गए तो हम वहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर तोमोई कहती है कि मैं वहाँ जाकर एक अच्छा और नया कैमरा खरीदूंगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे टीम के जो मेंबर होते हैं वो कानाफूसी करने लगते हैं और वो सब यही सोचते कि सिटी में बी रैंक सिटी में जाकर हम ये सब खरीदेंगे। इन सब के बीच में हमारा आंग सोच में डूबा होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये पूरी सिटी को रैंक में क्यों बांट रखा है। पहले जब मैं जिंदा था तब तो ऐसा नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक ही सिटी हुआ करती थी। इन लोगों ने 1 सेंचुरी के अंदर ही सिटी के टुकड़े कर दिए हैं और सिटी को उनके रैंक के हिसाब से बांट दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वो बताता है कि सी रैंक जो सिटी होती है उसके अंदर सिर्फ 1 और 2 फिन कोर के ही वॉरियर्स होते हैं और जो बी रैंक की सिटी होती है उसके अंदर 3, 4 एंड 5 कोर के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हैं और जो ए रैंक की सिटी होती है उसके अंदर 6 एंड 7 कोर के वॉरियर्स रहते हैं और जो सबसे हाईएस्ट रैंक की सिटी है वो है एस रैंक सिटी और उस सिटी का नाम है द ब्रेकिंग डाउन सिटी और इसके अंदर 8 फिन कोर के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं और वो जो एस रैंक की सिटी है वो पूरी जगह के एकदम सेंटर में स्थित है और उस सिटी के अंदर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल रहते हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी में उन्हीं लोगों के साथ रहा करता था, अब मैं बस देखना चाहता हूँ कि इस बार उस सिटी के अंदर किस तरीके के लोग होंगे और कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब दोस्तों आंग यहाँ पर सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से तोमोई आती है और कहती है कि चलो अब हमारा टाइम हो गया है, कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। और ये कहकर हम देखते हैं कि यहाँ पर सितुलियो एक बॉक्स में से एक पर्ची को उठाती है और उसके अंदर नंबर 1 लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी टीम सबसे पहले जाएगी, जिसके बाद राउंड 1 कंडक्ट हो जाता है और ये जो राउंड 1 बैटल होगा ये ब्रिलियंस स्क्वाड और टीम आंग की स्क्वाड के बीच में होगा।
अब यहाँ पर तोमोयो स्नो आंग को कहते हैं कि हे यांग, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपनी टीम का कोई नाम चूज करना चाहिए? तो आंग कहता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उनकी टीम को देखकर यहाँ पर ये जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन होता है ये कहता है कि ये कितनी लेजी टीम है और ये आपस में बात कर रही है, चलो बैटल को शुरू करते हैं। और उस टीम के कैप्टन के इतना बोलते ही वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि जाओ अपने हिसाब से कोई भी बंदे को चूज कर लो और उसके साथ फाइट करो, मैं कैप्टन होने के नाते कैप्टन से ही फाइट करूंगा। अब उस बंदे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर टंग टंग लीडर बैटल को स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद बैटल शुरू हो जाता है और ब्रिलियंट सिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब अपने अपने टारगेट को चूज कर लेते हैं और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके इस मूव को देखकर यहाँ पर सितुलियो कहती है कि ये लोग अपने हिसाब से एक एक सोलो बैटल करना चाहते हैं, लेकिन हम एक टीम की तरह ही लड़ेंगे, हम सब एक साथ अटैक करेंगे। और ये कहकर ये चारों आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आंग की जो टीम होती है इनका ये प्लान होता है कि ये सब मिलकर ब्रिलियंट सिटी के कैप्टन पर एक साथ अटैक करेंगे और वो सब के सब उस ब्रिलियंट सिटी के कैप्टन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो जो ब्रिलियंट सिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी अपना प्लान चेंज कर देते हैं और वो एक एक मेंबर को छोड़कर सितुलियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उस पर पीछे से अटैक करने वाले होते ही हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनको डॉज करते हुए और उनके टीम मेंबर्स आगे आ जाते हैं और यहाँ पर आंग, स्नो और तोमो उन सभी से फाइट करने लगते हैं। और इधर हमारे सितुलियो उस कैप्टन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, चलो शुरू करते हैं। और ये कहते ही हमारा 24 चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सितुलियो ब्रिलियंस टीम के जो कैप्टन होता है उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है और अब यहाँ पर जैसे वो उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो ब्रिलियंस टीम का जो कैप्टन रहता है वो अपने हाथ में एक रेड कलर की लाइट को जनरेट कर लेता है और वो उस लाइट से सितुलियो पर अटैक करता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे अब यहाँ पर सब बंदे ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब उस लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है तो सितुलियो कहती है कि सब के सब अपनी आंखों को बंद कर लो। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो आंग की टीम के साथ साथ वो जो ब्रिलियंस टीम के बंदे रहते हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि वो बंदा लाइट अटैक का यूज कर रहा है। मैं मानता हूँ कि वो लाइट अटैक बहुत ज्यादा ही कमाल की अटैक है, लेकिन उसे इस टीम बैटल में उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो उस लाइट अटैक का यूज करेगा तो उससे उसके टीम मेंबर्स को भी दिक्कत होगा। हे जोएल, तुम अपने टीम वालों को समझाते क्यों नहीं हो? अब दोस्तों यहाँ पर जोएल कहता है कि मैंने उसको कितने बार समझाया है कि वो इस अटैक का यूज ना करे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और हम ब्रिलियंस टीम के जो कैप्टन रहता है उसको देखते हैं, जो अपने हाथ में एक नाइफ को घुमा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नए बच्चे मेरे को हराएंगे, इनको मैं अभी बताता हूँ। और वो ये कहकर सितुलियो पे अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीतू फैमिली से हो या किसी भी फैमिली से, मैं यहाँ पर किसी पे रहम नहीं खाऊंगा और फर्स्ट प्लेस पर आकर रहूंगा। और ये दोस्तों ये कहते ही वो बंदा फिर से सितुलियो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा आंग सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग ने वो जो वाटर टाइप के डीमन को मारा था उसकी पावर को यूज करके एक ग्लास को बनाता है, जिससे वो उस लाइट की रोशनी को कम कर देता है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अब उस बंदे से फाइट करने लगता है और एक जोरदार लात उस बंदे के कंधे पर मारता है, जिससे वो बंदा बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और वो बस आंग को देखता है और यही सोचता है कि आखिर इस बंदे ने वो चश्मा कहाँ से लाया, क्या वो चश्मा वाटर का बन रखा है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें इस लाइट अटैक का यूज नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे टीम मेंबर्स को भी दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों आंग के उस बंदे को मारने के बाद ही वो बंदा अपनी लाइट की पावर को बंद कर देता है, जिसके बाद सितुलियो फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने सामने आंग को खड़ा देखती है, जिसके बाद वो हैरान हो जाती है कि आंग यहाँ पर कब आया। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि आंग उसके साइड से चलता हुआ जाता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी काम तुम्हारे ऊपर है, जल्दी इसको खत्म करो। आंग की बातें सुनकर सितुलियो थोड़ी शॉक होती है और वो सोचती है कि क्या सच में आंग ने उस बंदे को हरा दिया, आखिर ये इतना ताकतवर हुआ कैसे है, और तो और हम सबको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो इसको कैसे दिखाई दे रहा है। अब इतना सोचने के बाद सितुलियो कहती है खैर छोड़ो, मुझे फाइट करनी चाहिए, और ये कहकर वो आगे अटैक करने के लिए उस बंदे की तरफ बढ़ जाती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो बंदा जैसे ही अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर आंग ने उसको इतनी जोरदार किक मारी थी जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था और अब वो यहाँ पर अपने हाथ को जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अब सितुलियो उस बंदे के पीठ पे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर बैक टू बैक उस पर बहुत सारी अटैक कर देती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग तो यहाँ पर
मजे ले रहा होता है और वो बाकी टीम मेंबर्स को तो बस गुदगुदी लगा रहा होता है। और जब वो घूम कर देखता है तो वो यहाँ देखता है कि सितुलियो ने उनके टीम के कैप्टन को हरा दिया होता है। और अब यहाँ पर कैप्टन के हारने के बाद उसकी पूरी टीम हार जाती है और वो यहाँ पर हार मान लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमारा राउंड 1 का जो बैटल होता है वो फिनिश होता है और विलियंस टीम हार जाती है, जिसे देखकर कैप्टन भी थोड़े शॉक होते हैं कि इनके पास इतनी एबिलिटी कैसे आई कि इन लोगों ने बड़े आराम से उनको हरा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम फ्लावर टीम को देखते हैं, जो यहाँ पर बैठ के हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोग हार गए, वो भी उन नए बच्चों से? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अब यहाँ पर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन आता है और वो कहता है हमने उनकी टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा, वो लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोशिश करना कि तुम लोग मेरे से ज्यादा देर तक टिक जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ जिसे जरूर याद रखना। अब दोस्तों उस ब्रिलियंस टीम के कैप्टन के इतना बोलने के बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सितुलियो की टीम को देखते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उसने उसको क्या वार्निंग दी थी, वो हमें अब चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो राउंड 2 का बैटल शुरू होने वाला होता है और यहाँ पर ये जो फ्लावर टीम की कैप्टन होती है ये खड़ी होती है और वो ब्रिलियंस टीम के कैप्टन ने जो बोला था उसकी बातों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, आखिर इन बच्चों में ऐसा है ही क्या जो तुम इनसे हार गए। अब उसके कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पर राउंड 2 का बैटल शुरू हो जाता है, जो फ्लावर टीम वर्सेस हमारी आंख की टीम के बीच में होता है। और यहाँ पर बैटल के स्टार्ट होते ही फ्लावर टीम की जो कैप्टन रहती है वो अपने मेंबर्स को कहती है कि चलो हम ब्रिलियंस टीम की तरह गलती नहीं करेंगे, हम भी साथ में अटैक करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। और ये कहकर यहाँ पर फ्लावर टीम आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमारा स्नो अपने हाथ में पावर एनर्जी को जनरेट करता है और एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर एक शील्ड बन जाता है। और दूसरी तरफ हमारा आंग चीट कोड यूज कर रहा होता है और वो डीमन की पावर का यूज कर रहा होता है और जमीन के अंदर से वो रूट्स को बाहर निकालता है जो उन फ्लावर टीम को नीचे से जकड़ने लगते हैं। और वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये रूट्स कहाँ से आ रहे हैं। उनको देखकर यहाँ पर आंग मनी मन में स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो मेरी डिमोनिक पावर अभी भी यूज हो रही है, अभी मेरे पास सिर्फ वाटर टाइप और वुड टाइप की ही पावर है, पता नहीं आगे चल के मुझे और कौन सी पावर मिलने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सितुलियो सोलो बैटल के लिए। उन दोनों की बातें सुनकर अब यहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि ये सोलो बैटल 1 वर्सेस 1 होता है, तुम दोनों को एक एक करके इससे फाइट करना पड़ेगा, तो तुम बताओ कि तुम में से पहले कौन फाइट करेगा। टंग टंग की बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी, क्यों ना इन दोनों को साथ में भेज दिया जाए, मैं इन दोनों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों आंग के इतना बोलते ही यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 25 भी एंड हो जाता है। चैप्टर में हमने देखा था कि आंग अपनी टीम को जिता देता है और उसके बाद ब्रिलियंस टीम और फ्लावर टीम के दोनों कैप्टन आंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अब इस सोलो बैटल में ये दोनों आंग के खिलाफ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा आंग बैटल के लिए एकदम रेडी होता है और कहता है कि मुझे इस बार इस बैटल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ ये दोनों कैप्टन कह रहे होते हैं कि चलो हमको मिलकर इसे हराना होगा। अब यहाँ पर दादा जिले का इशारा मिलता है और हमारा बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद बैटल शुरू होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बंदा रहता है जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन होता है वो कहता है कि हमें प्लान के हिसाब से चलना होगा, जहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाए हुए होते हैं और वो उस प्लान के हिसाब से आंग पर अटैक करते हैं। यहाँ पर हमारा आंग भी ब्रिलियंस टीम के कैप्टन के पास से बड़ी स्पीड में जाता है और इस पे अटैक करने वाला होता है और ब्रिलियंस टीम का कैप्टन भी अपने हाथ में फिर से लाइट अटैक को डेवलप करने लगता है, जिसे देखकर वो फ्लावर टीम की कैप्टन कहती है कि प्लान शुरू हो चुका है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने प्लान बनाया होता है, जहां पर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन उस लड़की को आकर कहता है कि हम दोनों मिलकर इस कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएंगे, हम में से एक ही आगे जा सकता है, इसलिए हम दोनों को मिलकर उस आंग को हराना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, भले ही मैं जीतूं या तुम जीतो लेकिन उस आंग को हमें जीतने नहीं देना है। अब दोस्तों ये कहकर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन एक ग्लास उस लड़की को देता है और कहता है कि जब मैं अपना लाइट अटैक का यूज करूंगा तब तुम इसको पहन लेना, जिससे तुम्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जैसे मैं अपनी लाइट अटैक का यूज करूंगा तब वो बंदा कुछ देख नहीं पाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर तुम उसके पीछे से जाकर उसको अटैक करना और हम इस कंपटीशन को जीतेंगे, जिसके बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन बी रैंक सिटी में जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों वापस फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन रहता है वो बंदा आंग के ऊपर अपनी लाइट अटैक से अटैक करता है और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि वो लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे वहाँ पर जो भी बंदा खड़ा होता है उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है और वो सब के सब ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी तुमोई भी कह रही होती है कि ये लाइट की पावर बहुत ज्यादा है, इससे तो मैं अपनी फोटोज भी नहीं खींच पाऊंगी। अब मौका देखकर वो जो फ्लावर टीम की कैप्टन रहती है वो कहती है कि शायद यही अच्छा मौका है कि मुझे उस आंग पर अटैक करना चाहिए और जल्दी से उसे हराना चाहिए। और ये कहते ही वो बंदी आंग की तरफ आगे बढ़ जाती है और उस पर जैसे ही अटैक करने वाली होती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग अपनी डिमोनिक पावर को यूज करने लगता है और वो एक हाथ से उस बंदे को रोकता है और दूसरे हाथ से इस बंदी को मारता है। अब आंग अपनी डिमोनिक पावर को इस तरह से यूज करता है कि उस बंदी को ऐसा लगता है कि वो किसी पानी में डूब रही है और उसे कोई पकड़ के समुद्र के अंदर खींच रहा है। एक टाइप से कहा जाए यहाँ पर आंग उसके दिमाग से खेल रहा होता है और उसको बहुत फेक चीजें दिखा रहा होता है।
और ये सब वो वाटर टाइप डीमन की पावर से कर रहा होता है। अब अपनी लाइट की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर ये जो ब्रिलियंस ड्रीम का कैप्टन रहता है ये खुद भी नहीं देख पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो बस सोच रहा होता है कि अब तक तो उस लड़की ने काम कर दिया होगा, पक्का उसने अभी तक आंग को मार दिया होगा। लेकिन वो बंदा भूल गया होता है कि यहाँ पर वो आंग उल्टा उस बंदी को ही जकड़ के रखा होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। कुछ देर बाद आंग को पता चल जाता है कि इनका प्लान क्या है और ये दोनों मिलकर इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए अब वो ये अकेला ही इन दोनों को संभालने लगता है और अपने एक हाथ से वो वाटर टाइप की पावर का यूज करके उस बंदी को रोकता है और दूसरी तरफ वो अपने सीधे हाथ का यूज करके वुड टाइप की पावर से इस कैप्टन को रोकता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ धूल फैल जाती है। अब ये देखकर हमारा टंग टंग लीडर उनके बीच में कूदता है और जब वो बैटलफील्ड के अंदर कूदता है और वो वहाँ पर देखता है तो उसे फिर से ऑरा दिखाई देता है जो एकदम डिमोनिक ऑरा होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि आंख के अंदर से ही निकल रहा होता है। अब यहाँ पर खड़े बाकी टीम के जो बंदे रहते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर उस स्मोक के अंदर लाइट चमक रही है लेकिन वो धीरे धीरे कम भी हो गई है, आखिर जीता कौन। जिसके बाद सितुलियो स्माइल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि कौन जीता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आंग है। जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सोलो बैटल के अंदर वो दोनों कैप्टन हार जाते हैं और हमारा आंग चश्मा लगा के स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि हम जीत गए। अब इसके बाद दौड़कर यहाँ पर आंग की टीम उसके पास आती है और स्नो उससे कहता है कि भाई तूने उस लाइट के अंदर उससे फाइट कैसे करा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो तूने उससे फाइट कैसे करा, आखिर तू इतना पावरफुल कब हुआ कि अकेले तूने इन दोनों को हरा दिया। अब यहाँ पर आंग स्नो से झूठ कहता है और कहता है कि मैंने उस लड़की से उसका ये विजनर वाला जो चश्मा था ये मैंने छीन लिया था और खुद लगा लिया था। जिसके बाद वो बंदी कुछ देख नहीं पा रही थी और मैंने उस पर अटैक करके उसे हरा दिया। अब आंग की बातें सुनकर यहाँ पर सितुलियो थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि पता नहीं, मुझे आंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। अब इसी बीच यहाँ पर हमारा याओ टैंग लीडर आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी कंपटीशन को क्लियर कर लिया है और तुम सब फर्स्ट प्लेस पे आ चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी टीम बी रैंक सिटी में जाएगी। अब ये सुन के यहाँ पर जो आंग की टीम रहती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर याओ टैंग लीडर आंग की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, तुमने अकेले 2 लीडर को हराया है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। ये सुन के आंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि मुझे टंग टंग लीडर ने प्रेज करा है, मतलब मेरी तारीफ करी है। अब इसके बाद यहाँ पर याओ टैंग लीडर उन्हें बताता है कि तुम लोग फर्स्ट प्लेस पे आ गए हो और तुम्हारा प्राइज भी तुम्हें मिलने वाला है और कल हम सब अंडरग्राउंड होते हुए बी रैंक सिटी में जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। अब ये सब सुन के यहाँ पर आंग की टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर अब वो सब प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो बी रैंक सिटी में जाकर क्या करेंगे। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और शाम के वक्त हम देखते हैं कि जोएल लीडर कह रहा होता है सच में आंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है, अगर हम सब मिलकर भी अपनी पावर लगाएंगे तो हम शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। जिसे सुनकर याओ टैंग लीडर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि शायद तुम सही हो, वो बंदा मुझे भी ज्यादा पावरफुल लगने लगा है, उसका बस एक ही काम है कि वो आगे बढ़ता रहेगा और एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। अब यहाँ पर आंग जोएल लीडर से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों को लेकर बी रैंक सिटी में कल जाओगे, तो यहाँ पर हमारा जोएल कहता है कि शायद इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो दादा जिली लीडर रहती है वो कहती है कि तुम उनको अच्छे से लेकर टनल के अंदर से बी रैंक सिटी में जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टनल में थोड़े डीमंस तुम्हें मिल सकते हैं, क्योंकि उस टनल का काम अच्छे से पूरा नहीं हुआ है। अब ये सुनकर हमारा याओ टैंग लीडर कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अंडरग्राउंड टनल को देखते हैं और ये टनल ऐसा टनल होता है जिसके द्वारा ये लोग ट्रैवल करते हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर जाते हैं। कुछ महीनों से ये टनल बंद पड़ा है और यहाँ पर वॉरियर्स का आना जाना थोड़ा कम हो गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस टनल के अंदर एक वॉरियर दौड़ता हुआ जा रहा होता है और उसके पीछे कोई उसे अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन आता है जो उस बंदे को मार डालता है और उसके हाथ में एक और वॉरियर का सर होता है और यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो डबल फिन लेवल का डीमन होता है और उसने कई सारे वॉरियर्स को यहाँ पर मार दिया होता है और वो कह रहा होता है कि पता नहीं मैं इस अंडरग्राउंड में कैसे फंस गया हूँ, आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। और ये कहकर वो डीमन वॉरियर्स की लाश बिछाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें इस डीमन की एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें एक चीज पता चलता है कि इस डीमन का जो रिकॉर्ड रहता है वो ये होता है कि उसने 21 नए वॉरियर्स, 9 सिंगल फिन के वॉरियर्स और 2 डबल फिन के वॉरियर्स को मारा हुआ होता है। और इसके बाद ही दोस्तों हमारा 26 चैप्टर एंड हो जाता है। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एक डीमन था जो सभी सोल्जर्स को मार रहा था और उनको मार के वो कह रहा था कि मैं गलती से इस टनल के अंदर खो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर वो उस टनल के अंदर आगे बढ़ जाता है। अब इसके आगे तो अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी तोमोई टनल के अंदर होती है और वो फोटो खींच रही होती है और वो कह रही होती है कि ऐसा पहली बार है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है, वाओ आखिर सर ये टनल बना कब है। अब ये सुन के यहाँ पर हमारा याओ टैंग लीडर बताता है कि ये टनल बहुत टाइम पहले ही बना था, सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ही पुराना है। अब दोस्तों वो टनल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही पुराना होता है, जिसे देखकर यहाँ पर तोमोई फोटो खींचते हुए कहती है कि सर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, आखिर इसको कोई यूज़ भी करता है कि या फिर ये ऐसे बंद रहता है।
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो याओ टंग लीडर रहता है वो कहानी सुनाता है और वो बताता है कि हमारा जो बैटल हुआ था जिसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग ने सभी डीमंस को हराया था, उसमें हमने बहुत सारे अपने वॉरियर्स को खोए थे और वो वॉरियर्स ही थे जो इस टनल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एक बात बताऊं तो ये टनल आंग के समय पे ही बना था, तब से ही हम इस टनल का यूज़ करते हैं और इस टनल को चालू करने पे और पूरी सिटी को चलाने में हमें एक क्रिस्टल को यूज़ करते हैं जो हमारे पूरे शहर को पावर देता है। अब ये सुन के तोमोई कहती है कि आंग देखो, ये ग्रेटेस्ट वॉरियर आंग के समय पे ये टनल बना था। जिसके बाद आंग यहाँ पर हंसता है और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। अब ये सुनकर यहाँ पर हमारा याओ टंग लीडर भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो मत समझो, ये हमारे ग्रेट वॉरियर आंग के नाम पे बनाया गया था, तुम्हारे नाम पर नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा याओ टंग लीडर शांत हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छा, अब सबके सब सीरियस हो जाओ और अपने काम पे फोकस करो, अब हमें आगे बढ़ते रहना है। अब याओ टंग के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग फिर से अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है कि इस टनल की यह हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे मरने के बाद इस टनल का ये हाल हो जाएगा। हम इंसानों ने इस टनल को बड़ी मेहनत से बनाया था। मुझे याद है कि ये टनल पूरी अंडरग्राउंड में पूरे सिटी में फैली हुई है और ये टनल बहुत सारे स्मॉल सिटी से जुड़ी पड़ी है। ये एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा सेफ है और इसी टनल के द्वारा हम ट्रेडिंग किया करते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये व्यापार की बात कर रहा है, ये लोग इसी टनल के द्वारा अपना व्यापार करते थे। अब यहाँ पर आंग टनल के साइड में आता है और दीवार को छूते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे डेथ के बाद ये लोग इसका ये हाल कर देंगे। ये टनल मेरे सभी प्लानों में से एक ग्रेट प्लान था और इन लोगों ने उन सबको खत्म कर दिया। इन लोगों ने मेरे बाद इस टनल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। अब यहाँ पर हमारा आंग ये सब सोच रहा होता है कि दूसरी तरफ हमारा स्नो याओ टंग से पूछता है कि सर आप कुछ क्रिस्टल के बारे में बता रहे थे, वो आखिर क्रिस्टल होता क्या है और क्या वो डीमन कोर से ज्यादा ताकतवर होता है? अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा याओ टंग लीडर कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एकदम एक टाइप से कॉम्बिनेशन होता है डीमंस कोर और एनर्जी कोर का। उस क्रिस्टल में इतनी पावर होती है कि वो एक इंसान को बहुत ज्यादा ही ताकतवर बना सकता है और तो और उन क्रिस्टल में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उनमें एक क्रिस्टल ही पूरी सिटी को अकेले एनर्जी दे सकता है। कुछ समय पहले हाई रैंकिंग सिटी में डीमन हंट शुरू हुआ था जिसमें उन लोगों ने डीमंस को मार के उनमें से बहुत सारे क्रिस्टल को जमा करा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्रिस्टल होते हैं ये सिटी के रैंक के हिसाब से उन्हें बांटे जाते हैं। जो ऐसे रैंक की सिटी होती है उनके पास बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं और जो उनसे नीचे लेवल की सिटीज़ होती हैं उनके पास थोड़े कम क्रिस्टल होते हैं। हम लोग बी रैंक सिटी में इसलिए नहीं जा रहे कि तुम चैलेंज जीते हो, मैं बी रैंक सिटी में इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से क्रिस्टल की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी तोमोई के मन में एक अजीब सा सवाल उठता है और वो पूछती है कि अगर क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है ये अचानक से गायब हो जाए और ये खत्म हो जाए। अब ये सुनते यहाँ पर याओ टंग लीडर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी सिटी पैरालाइज हो जाएगी। जिसे सुनकर यहाँ पर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं और वो बताता है कि अगर क्रिस्टल खत्म हो गए तो पूरी सिटी अंधेरे में डूब जाएगी और कोई भी मशीन नहीं चलेगी, यहाँ तक कि हम डीमंस को भी खत्म नहीं कर पाएंगे, हमारे सारे वेपन्स किसी काम के नहीं रहेंगे और हमें रातों रात वो सिटी को खाली करके वहाँ से निकलना होगा। और इतनी भारी संख्या में अगर लोग इधर से उधर करेंगे तो उनमें उनकी जान भी जाएगी। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेलियो सिटी में बहुत ज़्यादा ही क्रिस्टल है और हर 3 महीने के अंदर क्रिस्टल चेंज होते रहते हैं और मैं हर महीने बी रैंक सिटी में जाकर क्रिस्टल्स लाता रहता हूँ, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा याओ टंग लीडर फिर से कहता है कि तुम लोगों को इस बार अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना डबल फिन कोर वॉरियर से होने वाला है और मेरे ख्याल से ट्रिपल फिन वॉरियर से भी हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि बी रैंक सिटी के अंदर 69 सिंक्रोनाइजेशन वाले वॉरियर्स भी हैं। अब ये सुनकर यहाँ पर आंग की टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वॉरियर्स हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन परसेंट 69 है, हमारी तो बहुत कम है। यहाँ पर तो ये लोग ये सब सोच रहे होते हैं लेकिन पीछे आंग बड़े स्टाइल में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि इनको नहीं पता कि इनके साथ 96% सिंक्रोनाइजेशन वाला वॉरियर खड़ा है। अब दोस्तों इसी बीच यहाँ पर तोमोई को एक दीवार पर बटन दिखता है और वो सोचती है कि आखिर ये क्या है और वो जैसे ही उसको दबाने जाती है आंग उसको रोक देता है और कहता है कि उस बटन को बिल्कुल भी मत दबाना। अब आंग की बातें सुनकर याओ टंग लीडर भी आता है और वो तोमोई को आकर एक पंच लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर तुम किसी चीज़ों को हाथ लगाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कुछ नहीं छू सकते। तो यहाँ पर तोमोई कहती है कि ये तो बस एक बटन ही है, मेरा मन करा तो मैं इसे दबाने जा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हमारा याओ टंग लीडर बताता है कि ये एक इमरजेंसी बटन है जिससे यहाँ पर फोर्सिबल टनल बंद हो जाते हैं। मतलब दोस्तों अगर इस बटन को दबाया जाता है तो यहाँ पर ये टनल में ना बहुत सारे दरवाजे लग रखे हैं जो खतरा आने पर बंद हो जाते हैं और ये सेफ्टी के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे अगर कोई डीमन इन पर अटैक करने वाला होता है तो ये बटन दबा देते हैं और ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। आंग भी हमें यही बता रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस टनल के अंदर हमने ये इमरजेंसी बटन इसलिए ही लगाए हैं ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो हम बटन दबाकर टनल को बंद कर सकते हैं ताकि डीमन से हमें खतरा ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि आखिर ये खून की बदबू कहाँ से आ रही है और वो अपने आप को रेडी कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर याओ टंग लीडर भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या
आखिर इसको मेरे से पहले ब्लड की खुशबू कैसे आ गई? क्या आंग की नाक मेरे से भी ज्यादा शार्प है? आखिर इसको ब्लड की खुशबू मेरे से पहले कैसे पहुंच गई और ये मेरे से पहले तैयार कैसे हो गया? अब यहाँ पर दोस्तों हमारे याओटंग लीडर कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, आगे से खून की बदबू आ रही है और मेरे ख्याल से हमें बैटल यहीं पर करना होगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चारों के चारों रेडी हो जाते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आगे टनल में खून की नदियां बही होती है और उसी टनल में अंधेरे में से एक वॉरियर चलता हुआ उनके सामने आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो आकर उन सबके सामने गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, हमारा हाल आखिर ये किसने करा और आखिर पीथर सिटी के साथ क्या हुआ? अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पीथर सिटी क्या है। पीथर सिटी वही सिटी है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, बी रैंक वाली सिटी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वॉरियर होता है जो बहुत ज्यादा घायल होता है, ये इनको बताता है कि एक डिमोनिक वेव ने इन पर हमला किया। ये सुनकर हमारा याओटंग लीडर बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या आखिर पीटर सिटी पे डिमोनिक वेव का हमला कैसे हुआ? अब इतना कुछ होने के बाद यहाँ पर सितुलियो कहती है कि क्या हमें सायरन को बजाना चाहिए और हमें और भी वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाना चाहिए। जिसके बाद याओटंग बताता है कि पीटर सिटी अब शायद खत्म हो गई होगी, जिसे सुनकर यहाँ पर ये सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। अब ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मनी मन में कहता है कि लगता है कि डीमन ने पीटर सिटी पे कब्जा कर लिया है और उन डीमंस ने अब तक तो मासूम लोगों को मार भी दिया होगा। आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि दोस्तों हम देखते हैं कि उस टनल के बीच में से कोई रोशनी आती है और जब वो उधर देखता है तो वहाँ पर और कुछ वॉरियर्स होते हैं जिनको कोई मार रहा होता है। कुछ देर बाद दोस्तों अंधेरा हटता है और उस टनल में से वो डीमन बाहर निकलता है जो वॉरियर्स को पकड़ पकड़ के मार रहा होता है और उनको बीच में से फाड़ रहा होता है। अब वो डीमन सामने खड़े इन पांचों को भी देख लेता है और कहता है कि तुम लोग भी जिंदा हो, चलो मैं तुम लोग को भी खत्म करूंगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि ये डबल फिंड का डीमन होता है और इसका कोर रेड होता है और इसका एलिमेंट होता है फायर, मतलब ये एक फायर डीमन है। और दोस्तों यहीं पर हमारा 27 चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जो फायर एलिमेंट वाला रेड कोर का डीमन था वो एंट्री मारता है और वो यहाँ पर इन सबको देखकर कहता है कि अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपना एक हथियार निकालता है और वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है कि मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए, आखिर मैं किसको पहले मारूं। और ये कहकर वो हमारे स्नो की तरफ अपने एक हथियार से अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर आता है और एकदम हीरो की एंट्री मारकर उसको बचा लेता है। अब यहाँ पर टंगटंग लीडर अपने एक हाथ से उसके वार को रोकता है और डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो डीमन रहता है वो फायर टाइप का डीमन रहता है जिसकी वजह से वो उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और कुछ समय बाद वो उसके अटैक को डॉज करके दूर हट जाता है। अब यहाँ पर ये डीमन थोड़ा सा हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने मेरे एक अटैक को रोका कैसे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर है। दूसरी ओर यहाँ पर हमारा जो टंगटंग लीडर रहता है वो जख्मी हो जाता है और उसका एक हाथ बहुत ज्यादा ही ब्लीड करने लगता है और वो कहता है कि ये डीमन डबल फिंड का डीमन है, ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, अगर इसने ऐसा ही अटैक दोबारा किया तो मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इससे फाइट करने से बढ़िया ये है कि मुझे इन सब को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए और इन सब बच्चों को यहाँ से लेके भागना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो पीछे फायर टाइप का जो डीमन रहता है वो अटैक करता है और यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर सबको हाथ पकड़ के उन्हें लेके यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, बेकार है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर भागते हुए दोस्तों यहाँ पर उन्हें इमरजेंसी बटन दिखाई देता है जिसकी ओर ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो जो फायर टाइप का डीमन रहता है वो इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और इनको मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि हमारा जो आंग रहता है वो उन सब लोगों को दरवाजे के उस तरफ ढकेल देता है और उस डीमंस के साथ अकेले उस चैम्बर के अंदर रुक जाता है। अब यहाँ पर जैसे टंगटंग लीडर संभलता है वो आंग की तरफ देखता है जहाँ पर आंग के पीछे से वो फायर टाइप का डीमन उस पर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा आंग इमरजेंसी बटन को दबा देता है और वो दरवाजा वहाँ पे बंद होने लगता है। जिसके बाद आंग कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। जिसके बाद वो टनल वहाँ पर बंद हो जाता है और आंग अकेला उस डीमन की तरफ फंस जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि टंगटंग लीडर जब आंग को लेकर भाग रहा था तो आंग ने उसके कान में कहा था कि सर आप इन लोगों को बचाइए, मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर वो जानबूझकर इस डीमन के साथ उसी तरफ फंस जाता है। अब यहाँ पर आंग की टीम इतनी ज्यादा घबरा रही होती है तो टंगटंग लीडर उनको कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, आंग ने हमें अपनी जान बचाने के लिए एक मौका दिया है तो हमें मरना नहीं है बल्कि हमें कुछ करना होगा। अभी सुनकर यहाँ पर तोमोई और स्नो कहते हैं कि सर वो डबल फिन का डीमन है, वो आंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आंग अकेला उससे कैसे लड़ेगा, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएं? अभी सुनकर यहाँ पर सितुलियो भी दरवाजे पे मुक्का मारती है और कहती है कि हमें इस गेट को तोड़ना होगा।
और आंग को बचाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर टंग टंग लीडर उसे बताता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये लेवल 3 का गेट है, इसको ट्रिपल फिन का डीमन भी नहीं तोड़ सकता है। जिसके बाद दोस्तों स्नो बोलता है कि सर अब हम क्या करें, आप ही हमें कुछ बताइए। तो यहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर बोलता है कि अगर हम जोई और दादा जिले को भी यहाँ पर बुलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब अचानक से दोस्तों यहाँ पर टंग टंग लीडर की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है। आगे जाकर एक रूट जाता है जो सीधा ए सिटी की तरफ जाती है। अगर हमें हेल्प चाहिए तो हमें ए रैंक सिटी के पास जाना होगा और वहाँ से अपने लिए हेल्प लेके आनी होगी। तो चलो जल्दी से ए रैंक सिटी में चलते हैं। अब ये कहकर दोस्तों यहाँ पर याओ टंग लीडर और बाकी सारे टीम मेंबर आंग की हेल्प करने के लिए और मदद लाने के लिए वहाँ पर दूसरे रूट की ओर चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हमारा आंग उस फायर टाइप के डीमन से लड़ रहा होता है और उसके मुंह में नाइफ देके उसे एक जोरदार लात मार के दूर कर देता है। जिसके बाद आंग फिर से अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से यूज करूंगा, अब यहाँ पर कोई नहीं है। आंग के डीमन रूप को देखकर यहाँ पर वो डीमन हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर तुम डीमन हो या फिर इंसान हो। तो हमारा आंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ तुम्हें मेरे से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और अभी तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम मुझे कौन सा एलिमेंट दोगे। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग अपने वुड टाइप की पावर का यूज करता है और उस डीमन पर अटैक करता है। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि अच्छा तो तुम एक वुड टाइप के डीमन हो, वो भी एक सिंगल फिन के, तुम्हें बड़े आराम से हरा दूंगा। और ये कहकर वो आंग के जितने वुड रहते हैं उनको जला देता है। इसके बाद वो डीमन अपने मुंह में एक फायर बॉल को बनाने लगता है और उससे वो आंग की तरफ अटैक करता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। अब यहाँ पर वो फायर टाइप का डीमन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा होता है और अपने शरीर से आग की लपटें निकालता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम तो मेरे करीब भी नहीं आ सकते। जिसे सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग की सटक जाती है और वो 1 मिनट के अंदर ही उसके करीब जाकर उसे एक पंच लगाता है और उसको बीच से फाड़ने लगता है। जिसके बाद वो उसको बताता है कि तुम भूल गए कि मैं वुड टाइप नहीं बल्कि मैं एक वाटर टाइप भी हूँ। और यहाँ पर अब वो अपने वाटर टाइप की पावर का यूज करके उस फायर टाइप के डीमन को हरा रहा होता है। आंग की इस पावर को देखकर वो फायर टाइप का डीमन जो रहता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर इसके पास वाटर टाइप की पावर कैसे है, एक डीमन के पास तो बस एक ही एलिमेंट होता है ना, तो इसके पास 2 एलिमेंट कैसे हैं। अब डीमन यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि दूसरी तरफ हमारा आंग उसके छाती में से उसका जो कोर रहता है उसको बाहर निकाल लेता है और उसको मारकर उसके सर को अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 29 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो फायर टाइप का डीमन रहता है वो तो मर गया होता है और उसके मरने के बाद दोस्तों वहाँ पर फिनलेस डीमन आ जाते हैं, मतलब एक डिमोनिक वेव आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो जो फिनलेस डीमन होते हैं वो सब आंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद आंग कहता है कि लगता है कि फाइट की शोर की वजह से ये लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग के हाथ में उस फायर टाइप के डीमन का जो कोर रहता है वो उसको अपने हाथ से तोड़ देता है और उसकी जितनी भी एनर्जी रहती है उसको वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। अब उस फायर टाइप की जितनी भी पावर रहती है वो धीरे धीरे आंग के पूरे शरीर में फैल जाती है और अब यहाँ पर आंग का एक और नया रूप उभर कर आता है और उसमें एवोल्यूशन हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा आंग डबल फिन डीमन बन जाता है और उसके सर पे अब आप देख सकते हैं कि 2 सींग है। अब वो देखता है कि वो जो डीमंस का वेव रहता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद उसे उस डीमन का मूव एक याद आता है और वो उस फायर टाइप के डीमन के मूव्स को याद करके कॉपी करता है और अपने मुंह से एक फायर बॉल को निकालता है और उन सभी डीमंस पे अटैक करता है। यहाँ पर हमारे आंग का अटैक इतना ज़्यादा भयानक होता है और इतना पावरफुल होता है कि वो एक बार में बहुत दूर तक सभी डीमंस को जलाकर ख़त्म कर देता है और उन्हीं आग के बीच में से आंग बाहर निकलता है। जिसके बाद दोस्तों आंग उन सबको मार के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टनल के अंदर में से अब आंग बाहर निकलता है और वो जैसी बाहर आता है वो वहाँ का नज़ारा देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि आंग पीटर सिटी में आया हुआ होता है जो बी रैंक वाली सिटी होती है। और जब वो उस सिटी का हाल देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाशों की ढेर लगी हुई होती है और पूरी सिटी तबाह हो गई होती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाश होते हैं, मासूम लोगों के और वॉरियर्स के। आंग उस जगह को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत भयंकर फाइट हुई थी और डीमंस ने यहाँ पर सब लोगों को खत्म कर दिया है। मुझे याद है याओ टंग लीडर ने बताया था कि यहाँ पर डबल फिन और ट्रिपल फिन के भी वॉरियर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डीमंस ने उनको भी खत्म कर दिया है। अब दोस्तों आंग की नज़र पीछे जाती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि वो जो डबल और ट्रिपल फिन के जो जितने भी वॉरियर होते हैं उनकी भी लाश ऊपर लटकी पड़ी होती है जिनको कौवे नोच के खा रहे होते हैं और ये नज़ारा सच में बहुत भयानक होता है। जिसके बाद आंग इनको अपनी पावर से नीचे उतारता है और इनकी आंखें बंद करके इनको श्रद्धांजलि देता है और कहता है कि तुमने अपनी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी, अब मेरा काम है कि मैं तुम लोगों की आत्मा को शांति दिलाऊं।
आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको टच करने की, उनसे दूर हट जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अकेला लड़का यहाँ पर चाकू लेके खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए अब मैं तुझे उनकी बॉडीज को बर्बाद करने नहीं दूंगा, दूर हट जाओ उन लोगों से। और आखिर तुम एक डीमन हो या फिर ह्यूमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या हो, मेरे ख्याल से तो तुम डीमन ही हो। अब ये सब सुन के आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे का ऐसा गुस्सा करना जायज था, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंग अभी डीमन बन रखा है और उस बच्चे को क्या ही पता कि ये डीमन है या फिर ह्यूमन है। अब दोस्तों यहाँ पर अचानक से उस बच्चे की तरफ कुछ डीमंस अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें आंग देख लेता है और बिना समय गवाए उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके उन सभी डीमंस पर अटैक करता है और उन्हें इससे दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो बच्चा बेहोश होने की कगार पे आ जाता है। तो आंग उसे कहता है कि तुम मुझसे बात करते रहो, मैं तुम्हें हील करूंगा। और ये कहकर वो अपनी जो वुड टाइप की पावर की हीलिंग पावर रहती है उससे वो उसे हील करने लगता है। वो बच्चा भी आंग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम डीमन हो या फिर ह्यूमन हो। जिसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से ये बच्चा यहाँ पर मर जाता है और आंग की गोदी में ही जान को त्याग देता है। और उस बच्चे को देखकर अब यहाँ पर हमारा आंग बहुत ज्यादा और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इंसान हूँ या फिर ह्यूमन हूँ, लेकिन मुझे एक चीज शुरू से ही पता है और वो चीज मैं आखिर तक करता रहूंगा, वो है इन सभी डीमंस का सफाया करना। ये मैंने शपथ ली है कि मैं इन सभी डीमंस को खत्म करूंगा। और ये कहकर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा आंग उन सभी डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमारा 29 चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारा आंग फायर एलिमेंट का यूज करके वो सामने आ रही डीमन वेव से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो अपने शरीर से फायर एलिमेंट की पावर को एनर्जी को रिलीज करते हुए उन डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो एक एक करके उन सभी डीमंस को बीच से फाड़ता हुआ जला के राख कर रहा होता है। उन डीमंस को मारते मारते आंग को बहुत मजा आने लगता है और कहता है कि काश मेरे पास थोड़ा सा फास्फोरस पाउडर होता तो मैं थोड़ा और आग को भड़काता और इनको मैं और ज्यादा दर्दनाक मौत देता। अब ये कहकर आंग फिर से आगे बढ़ जाता है और एक डीमन को पकड़कर जमीन पे जोर से मारता है, जिसके बाद वो डीमन एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर जाता है। उसे देखकर आंग कहता है कि अच्छा तो इन डीमंस के अंदर थोड़ी सी आग भड़काओ तो ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करते हैं। वाह, ये चीज मुझे आज ही पता चली है, तो चलो आज यहाँ पर धमाके किए जाते हैं। और ये कहकर दोस्तों आंग वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उनके ऊपर आग के गोले बरसाने लगता है और एक एक करके उनको बॉम्ब की तरह फोड़ने लगता है। अब उस डीमंस को मारने के बाद आंग एक जगह पे खड़ा होता है और अपने टीम्स और याओटिंग लीडर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वो लोग क्रिस्टल लेने के लिए पीटर सिटी की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन ये पीटर सिटी तो पूरी तरह तबाह हो गई है, पता नहीं वो आखिर कैसे होंगे। हमारे हेलियस सिटी में क्रिस्टल की कमी हो रही है, अगर 3 महीने के अंदर मैं क्रिस्टल लेकर अपनी सिटी में नहीं गया तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी और हमारी सिटी भी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मुझे उनका इंतजार तो ऐसे खड़े होकर नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे खुद क्रिस्टल को ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी दोस्तों ये कहकर आंग सोचता है कि अब वो क्रिस्टल को कैसे ढूंढे, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि चलो मैं अपनी वुड टाइप की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं अपने रूट्स को पूरे शहर में फैला दूं तो इससे मुझे एनर्जी का थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। मेरे ये वुड्स एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके मुझे सिग्नल देंगे कि आखिर ये क्रिस्टल्स कहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग का ये प्लान होता है कि वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा वुड्स को बाहर निकालेगा और पूरे शहर में फैला देगा और जहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी इसको महसूस होगी ये वहाँ चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते भी हैं कि आंग को कुछ एनर्जी कोर की पावर मिल जाती है और वो भागकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर वो एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में जाता है और वहाँ जाकर वो एक एनर्जी टावर को देखता है जो थोड़ा बहुत एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसके बाद आंग को माइक पर कुछ आवाजें आ रही होती है, जिसको सुन के वो एक रूम की तरफ जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स की लाश बिछी होती है और जितने भी वहां पर क्रिस्टल होते हैं वो सब के सब तबाह हो गए होते हैं। अब ये हाल देखकर यहाँ पर आंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उन डीमंस ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, उन लोगों ने इस जगह को भी तबाह कर दिया और जितने भी क्रिस्टल थे उनको भी तबाह कर दिया है। इन मासूम सोल्जर्स ने क्रिस्टल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन डीमंस में इतना दिमाग कहाँ से आया कि ये क्रिस्टल को तबाह कर सके। आखिर इनको कैसे पता चला कि क्रिस्टल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो मन मन में सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे खाली हाथ अपने दोस्तों के पास गया और अपनी सिटी में गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे हेलियस सिटी को बचाना है तो मुझे कम से कम क्रिस्टल्स को लेकर अपनी सिटी में जाना होगा, जिससे मेरा सिटी आगे बढ़ता रहे। इसलिए अगले 3 महीने के अंदर मैं यहाँ से आगे जाकर क्रिस्टल्स को ढूंढूंगा और जितनी भी सिटी होगी उन सब सिटियों में से क्रिस्टल कोर्स को इकट्ठा करके अपनी सिटी में वापस ले जाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों हमारा आंग वहां पर खड़ी एक जीप में बैठता है और गाड़ी लेके अपने सफर पे आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं अपने साथ क्रिस्टल को लाऊंगा। तब तक याओटिंग लीडर और दोस्तों अपना ख्याल रखना।
अब ये कहकर दोस्तों हमारा आंग अपने सफर में आगे बढ़ गया होता है और वो एक रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो पूरा इलाका एकदम धूल से घिरा होता है और वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें भी तबाह हुई होती है, जिन्हें देखकर आंग कहता है कि ये बिल्डिंगें पहले लोगों का घर हुआ करती थी, मगर अब ये सिर्फ डीमंस का अड्डा बन के रह गई है। चलो छोड़ो, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, जरा मैप में तो देखूं कि मुझे आगे कहाँ जाना है। अब दोस्तों आंग ये सब कहते हुए अपने जीप में आगे बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई छुप कर उस पर नजर रखा होता है और अचानक से वो बंदा एक रस्सी को काटता है, जिसके बाद दोस्तों लकड़ियों का ढेर आंग की जीप के आगे आके गिर जाती है, जिससे बचते बचते हमारा आंग ब्रेक मारता है और रुकता है। फिर आंग जीप से बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, लकड़ी का ढेर, वो भी रस्सियों से बंधे हुए, ये कोई डीमन तो नहीं कर सकता। अब आंग ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर आती है और वो आंग की तरफ बंदूक तान के कहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम हंटिंग टीम से हो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि हंटिंग टीम क्या होता है। हंटिंग टीम एक ऐसी टीम है जो वॉरियर्स की ही टीम है, लेकिन ये लोग सिटी में नहीं रहते बल्कि ऐसे अकेले रहते हैं जहाँ ये लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं और ये लोग सिटी के बाहर रहते हैं। उस लड़की को देखकर यहाँ पर आंग समझ जाता है कि ये लड़की हंटिंग टीम से है और यहीं पर दोस्तों हमारा चैप्टर 30 एंड हो जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 31 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की आंग के ऊपर बंदूक तान के कह रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग मन मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि कहीं इस लड़की को ये ना लग रहा हो कि मैं किसी हंटिंग टीम से हूँ, इसलिए अब हमारा आंग उस लड़की को बता देता है कि मैं किसी हंटिंग टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन वॉरियर हूँ जो यहाँ से बस जा रहा था। अब ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक वॉरियर हो, तुम झूठ बोलना बंद करो, वॉरियर्स ऐसे सिटी के बाहर नहीं घूमते हैं और वो भी अकेले, तुम पक्का सिल्वर वुल्फ के हंटिंग टीम में होंगे, है ना। अब ये सुनते ही आंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम, आखिर ये किस चीज की बात कर रही है, और वो उस लड़की को समझाता है कि वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है बल्कि वो यहाँ से बस गुजर रहा था। अब दोस्तों वो जो लड़की रहती है वो आंग की बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही होती है और वो उसकी तरफ एक बुलेट को शूट कर देती है जो उसके पैरों के पास जाके लगता है। यहाँ पे वो लड़की आंग को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंग बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो लड़की आंग पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग तो डीमन से भी बहुत ज्यादा बदतर हो, तुमने मेरे कॉमरेड्स को मारा है, इसलिए बताओ मेरे कॉमरेड्स कहाँ पर है, क्या वो जिंदा है। अब दोस्तों ये सब सुन के आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि पक्का ये मेरे को किसी टीम का हिस्सा समझ रही है, लगता है किसी दूसरी हंटिंग टीम ने इसके कॉमरेड्स को मार दिया है और ये मुझे उस टीम का हिस्सा समझ रही है। अब आंग यहाँ पर उस लड़की को बहुत ज़्यादा समझाने लगता है और एक ही बात बार बार कहता है कि मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए बंदूक नीचे कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर आंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की अपनी बंदूक को नीचे कर लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की को एक बंदूक की गोली आकर लगती है, जिससे वो लड़की जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब आंग अपनी नज़र दौड़ाता है और उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वॉरियर्स ही होते हैं और वो बाइक से आकर कह रहे होते हैं कि देखो वहाँ पर कुछ वॉरियर्स खड़े हैं, चलो उनको देखते हैं कि वो हमारे किस काम आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी वॉरियर होते हैं ये सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम के होते हैं, जिनकी बारे में ये लड़की बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के हाथ में बुलेट लगी होती है, जिसकी वजह से वो लड़की अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं अपने हाथ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब वो लड़की यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो उस लड़की का सर को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे वाह देखो ये एक लड़की है, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, आज हम इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ठरकी वाला वॉरियर रहता है ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हमारा आंग उड़ता हुआ आता है और उसको एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद हमारा आंग उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुश्मनी इस लड़की के साथ क्या है, लेकिन तुमने जो गंदी बात बोली है इस लड़की के बारे में इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से सबके सब निकल लो वरना मैं एक एक को जान से मार दूंगा। अब आंग को इतने गुस्से में देखकर वो सारे वॉरियर्स होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक डीमन हो, और ये कहकर वो बंदूक को आंग की तरफ तान देते हैं, जिसके बाद आंग उसकी बंदूक को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी तरफ बंदूक को ताना तो ये तुम्हारे बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद आंग जमीन के अंदर से एक वुड पंच मारता है, जिससे वो वॉरियर घायल हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है। अब आंग की इस पावर को देखकर वो लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये डीमन है या फिर एक इंसान है। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमारे आंग को भी नहीं पता है और वो वहाँ पर अब बंदूक को तोड़कर कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं इंसान हूँ या डीमन, तुम्हें तो बस पिटने से मतलब होना चाहिए। और ये कहकर दोस्तों हमारे यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग उस लड़की के पास बैठा होता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इस घाव को अभी हील कर देता हूँ। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग वुड टाइप का पावर का यूज करता है और उस लड़की के हाथ को बिल्कुल ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनको आंग ने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया होता है और उन्हें मारकर साइड में लेटा रखा होता है। अब वो लड़की देखती है कि उसका घाव बड़ी जल्दी हील हो गया होता है और वो आंग से पूछती है कि आखिर आपने ये कैसे करा, मैंने तो सुना था ये हीलिंग पावर तो सिर्फ क्वाड्रुपल कोर वॉरियर्स के पास होती है, तो आपके पास ये पावर कैसी आई। अब दोस्तों ये क्विंटुपल वॉरियर क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, ये हमें शायद स्टोरी में आगे पता चलेगा।
उस लड़की की बातें सुनकर आंग कहता है कि नहीं, मैं कोई क्वांटेबल वॉरियर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डबल फिन का वॉरियर हूँ। ये तो मेरी बस एक यूनिक टेक्निक है जो मेरे को बहुत पहले से आती है, इसमें मैंने मास्टरी कर रखी है। अभी सुन के वो लड़की आंग को धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैंने आप पे पहले बंदूक ताना था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बस एक हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि यहाँ पर कौन सी सिटी सबसे करीब है। अभी लड़की अपनी सिटी के बारे में सब कुछ आंग को बता देती है और वो बताती है कि कैसे वो जो सिल्वर वुल्फ की टीम थी उन लोगों ने इसके सिटी पर हमला करा और इनके लीडर को हराकर उनके खुशहाल सिटी पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर वो लड़की आंग को ये भी बताती है कि वो जो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम का जो लीडर है वो ट्रिपल फिन का वॉरियर है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये सब बताने के बाद वो लड़की अपने सिटी के लिए हेल्प मांगती है और कहती है कि क्या तुम हम सब की मदद कर सकते हो। जिसके बाद आंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि जब मैं पिछले जन्म में था तब भी हंटिंग टीम हुआ करती थी, लेकिन तब वो हंटिंग टीम अपने दायरे में रहा करती थी, लेकिन आज 60 साल बाद ये लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये लोग अपनी हद भूल गए हैं और अब तो ये सिटी पे कब्जा करने लगे हैं। मुझे इनको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों वो लड़की एक और चीज आंग को बताती है और वो कहती है कि मैंने सुना है वो हंटिंग टीम ने हमारे सिटी पे इसलिए कब्जा करा था क्योंकि हमारे सिटी में बहुत अच्छे क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल का नाम सुनते ही दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और वो कहता है तो अच्छा, तो वहाँ पर एनर्जी क्रिस्टल भी है, ठीक है चलो मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने जो कुछ भी मुझे उस टीम के बारे में बताया है इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। और दोस्तों आंग के इतना कहते ही हमारा ये जो 31वां चैप्टर था ये भी यहाँ पर एंड हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा चैप्टर 32 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि आंग उस लड़की के साथ उस लड़की के ही सिटी की तरफ आगे बढ़ गया होता है और उस सिटी का नाम होता है सन वाइट टाउन। जिसके बाद आंग और वो लड़की कार से उस सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो आगे पहुंचकर कार से उतरने लगते हैं। अब आंग कार से उतरते वक्त कहता है कि ये कौन सी सिटी है, पिछले जन्म में इस जगह पर ऐसी कोई सिटी नहीं हुआ करती थी, लगता है ये सिटी कोई नई बनी है। अब दोस्तों जब आंग वहाँ सन वाइट टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो जो पूरा टाउन होता है और वहाँ पे जो किला होता है वो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम के द्वारा कब्जा कर लिया गया होता है। अब आंग उस किले को जैसे घूर रहा होता है तभी उसके पीछे से एक डीमन आता है और शायद वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो लड़की उस डीमन को देख लेती है और कहती है कि अपने पीछे देखिए सर, वहाँ पर कुछ डीमंस हैं। अब यहाँ पर हमारा आंग पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो 2 मिनट में अपनी वुडन एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके उन डीमंस को वहीं पर कैप्चर कर लेता है और वहीं पर उनको बांध देता है। जिसके बाद आंग कहता है हम इनको अभी यहाँ पर नहीं मार सकते क्योंकि अगर हम इन्हें अभी यहाँ मार देंगे तो इनकी खून की बदबू से और डीमंस इनकी तरफ खींचे चले आएंगे, तो जल्दी से हमें टाउन के अंदर चलना चाहिए। अब चलो। अब आंग की तरह बोलते ही वो लड़की आंग की पावर और उसका स्टाइल देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सर, चलिए हम जल्दी से चलते हैं, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे लगता है कि आप मेरे टाउन को बचा लोगे। और ये कहकर आंग और वो लड़की आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग और वो लड़की एक जगह पर छुपकर बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि यहाँ मेन दरवाजे पर तो कोई भी गार्ड पहरा नहीं दे रहा है, आखिर सबके सब गए कहाँ। अब आंग इतना बोलता ही है कि तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक आदमी एक बच्चे को गोद में लेकर दौड़ता हुआ आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस आदमी के पीछे से एक वॉरियर आता है और वो उसे पकड़ने लगता है और वो वॉरियर उस आदमी को मारकर जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी बंदूक को उस वॉरियर की तरफ तान देती है और आंग कहता है कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, हम अभी ऐसे इस पे हमला नहीं कर सकते वरना हमारी लोकेशन का उनको पता चल जाएगा। अब कुछ देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस टाउन के अंदर से एक डीमन का हाथ निकलता है और वो उस आदमी और उस बच्चे को अंदर खींच लेता है। ये देखकर आंग भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या टाउन के अंदर एक डीमन है, ये कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से डीमंस ने सोल्जर्स के साथ पूरे टाउन पे कब्जा कर लिया है, अब मुझे एक एक करके उनको बचाना होगा, यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये कहकर आंग बड़ी स्पीड में उस टाउन के अंदर भागने लगता है। अब आंग को देख के वो लड़की भी कहती है कि सर मेरे लिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ, और वो भी बहुत स्पीड में उस टाउन की ओर आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पर वो थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखती है कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स पड़े होते हैं, लेकिन वो वॉरियर्स बहुत बुरी हालत में होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जो वॉरियर होते हैं एकदम ज़ॉम्बी टाइप के होते हैं। ऐसा उनको देखकर लगता है कि ये बहुत दिनों से मरे पड़े थे लेकिन तब भी इनको कोई कंट्रोल कर रहा था। ये सब देख के लड़की भी हैरान होती है। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंग टाउन के अंदर आ जाता है और वो जितने भी वहाँ पर वॉरियर्स होते हैं उन सबको मारता हुआ फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वो उस लड़की से कहता है कि ये सारे के सारे वॉरियर्स पहले ही मर चुके हैं, इनको कोई डीमन अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा है, तो इन पर बिल्कुल भी रहम मत बरसाना, इन पे चाकुओं से वार करो और इनको जल्दी से जल्दी खत्म करो। ये कहते ही हम देखते हैं कि आंग बड़ी स्पीड में सबको मारकर हवा में उड़ रहा होता है और अपने ही स्टाइल में सबको खत्म कर डालता है। जिसके बाद आंग एक डेड बॉडी के पास आता है और वो देखता है कि एक वॉरियर के अंदर से एक औरा जैसा स्टिंग बाहर निकल रहा होता है। आंग कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर कोई
कोई एक ऐसा डीमन है जो अपने ऑरा से इन मरे हुए वॉरियर्स को कंट्रोल कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये है कहाँ। इसके बाद दोस्तों हम सीन में देखते हैं कि एक टाउन की छत पे से एक ऑरा का लाइन आ रहा होता है, जिसे देखकर आंग कहता है कि शायद वो डीमन वहीं पर है, हमें सिटी के अंदर अच्छे से जाना होगा। जिसके बाद आंग बड़ी स्पीड में उड़ता हुआ और छलांग मारता हुआ उस टाउन के अंदर चला जाता है और जोर से उस दरवाजे पर लात मार के एक रूम में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में होते हैं और उन्हें देखकर आंग कहता है कि शिट, मैं लेट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर आंग को देखते हैं कि आंग अपने पूरे डिमोनिक रूप में आ गया होता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही अपने डिमोनिक वाले रूप में आ चुका है। अब आंग जैसे अंदर आता है वो देखता है कि सामने एक डीमन बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि हा आ गए तुम, आखिर मैं जरा देखूं तो कौन मेहमान आया है। और वो ये कहकर आंग की तरफ घूरने लगता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि ये ट्रिपल फिन का डीमन है और इसकी एबिलिटी होती है पर्पल कोर और इसको थोड़ा बहुत इल्यूजन करना भी आता है। वैसे इसका एलिमेंट क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल भी है। ओहो, यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स हैं। मेरे ख्याल से हंटिंग टीम ने यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल को जमा किया होगा और उनका ही पीछा करते हुए ये डीमन यहाँ पर आ चुका है और इन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन इस डीमन को क्रिस्टल की क्या जरूरत पड़ेगी। आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो डीमन आंग को देखकर कहता है कि हा तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक डीमन हो। आंग उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्से में उसे देख रहा होता है और वो उसके सीने पे लगे पर्पल कोर को देखता है और कहता है अच्छा, तो ये रेयर पर्पल कोर वाला डीमन है। मैंने सुना है कि इन डीमंस के पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसके बाद वो डीमन कहता है कि अच्छा, तो तुम भी ट्रिपल फिन वॉरियर हो, तो चलो तुम्हें क्यों ना तुम्हारे दोस्त से मिलाया जाए, क्या तुम किसी से मिलना चाहोगे। और दोस्तों यहाँ पर ये कहते ही वो डीमन अपनी कुछ पावर का यूज करता है और हम देखते हैं कि आंग की तरफ कोई बड़ी स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। डॉज करने के बाद आंग देखता है कि वो जो वहाँ पर वो वॉरियर रहता है वो ट्रिपल फिन का वॉरियर होता है और वो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम का स्क्वाड लीडर होता है, जिसके पास ट्रिपल फिन वाली पावर होती है। और दोस्तों ये जो वॉरियर रहता है ये भी मर गया होता है, जिसे अब वो डीमन कंट्रोल कर रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग के चारों तरफ से कुछ और वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं और पूरे सिटी के जितने भी वॉरियर्स होते हैं सब के सब वहां पर जमा हो जाते हैं और ये सब के सब मर चुके होते हैं, जिसे वो डीमन वहां पे कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम कैसे इन सब का सामना करते हो। आंग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान रहता है और वो एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने इन सबको ऐसे कैसे बना दिया। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि चलो पार्टी को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर्स और वो डीमन आंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 300 लाइक्स का, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, जिसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।